उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं लेखक की कल्पना है, इसलिए इसे गंभीरता से न लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 111-120 समाधि। सना कपूर ने अपने लाल होंठ खोले और उसके धुएं के रंग के गुलाब जैसे होंठ थोड़े कांपने लगे। 3 साल, उसने अपने सामने खड़े आदमी को देखा। 3 साल बाद ध्रुव अधिक परिपक्व और अधिक सुंदर लग रहा था। अब उसमें पहले जैसी शालीनता और सावधानी नहीं थी, बल्कि वह अधिक अनियंत्रित और अभिमानी लग रहा था। वह पहले मिले लोगों से हमेशा विनम्र रहा था और उसके होठों पर ऐसी शरारती मुस्कान कभी नहीं होगी। उसे ध्रुव की आंखें पसंद थीं, जो चमकदार और स्पष्ट थीं। लेकिन इस समय वह ध्रुव की आंखों से स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। ये आंखें थोड़ी ग्रे हो गई थीं और उनमें एक शैतानी आकर्षण था जो अवर्णनीय था। सना कपूर की ध्रुव की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। काफी देर बाद उसकी मीठी आवाज, जिसमें संदेह, कर्कशता और कांपने का भाव था, आखिरकार धीरे से बोली, सच में? क्या ये तुम हो? पिछले 3 सालों में तुम कहाँ थे? ध्रुव ने अपना संयम वापस पा लिया है। 3 साल तक अभ्यास करने के बाद कोई भी चीज आसानी से उसके मूड में बदलाव नहीं ला सकती। अब जब उसने अमेलिया सू को देखा तो उस समय का अविस्मरणीय प्यार अभी भी उसके दिल की धड़कन को बढ़ा रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक पल के लिए था। भावनाओं के एक छोटे से उफान के बाद उसने अपना संयम वापस पा लिया था। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, पिछले कुछ सालों से दूर रहने के बाद क्या तुम सब सोचते हो कि मैं मर गया हूँ? सना कपूर के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। हाँ, हम सभी को लगा कि तुम मर गए हो, कक्षा के सभी छात्र, शिक्षक सहित। लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा। किसने सोचा होगा कि मैं अभी भी जीवित हूँ, है ना? ध्रुव ने चालाकी से मुस्कुराया, लेकिन सना कपूर अपने दिल में कांपने से खुद को नहीं रोक पाए। ध्रुव की मुस्कान में व्यंग्यात्मकता साफ झलक रही थी। उसने अपने होंठ काटे, अपना सिर थोड़ा नीचे किया, फिर अकेले में सिर हिलाया और खुद पर हंसने लगी। हमने 3 साल से एक दूसरे को नहीं देखा है। क्या अभी तुम्हारे पास मेरे बारे में कुछ राय है? ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। नहीं, तुम उस समय युवा और अज्ञानी थी, जो वास्तव में सामान्य है। तुम्हें एक बेहतर व्यक्ति और बेहतर जीवन चुनने का अधिकार है। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे और जब तुम मेरे साथ थी तो तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सना कपूर का चेहरा थोड़ा उलझन भरा था और वह एक पल के लिए चुप हो गई और बोली, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ये समझ सकती हो, जो साबित करता है कि तुम परिपक्व हो। वास्तव में प्यार हाथी दांत के टॉवर में एक सपना नहीं है। प्यार वास्तविकता से जुड़ा एक महल है। इस महल के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है। हमें जीवन और परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसलिए सना कपूर ने अपने होंठ काटे, तो कृपया मेरे द्वारा किए गए चुनाव के लिए मुझे दोष न दें। ध्रुव ने एक सिगरेट ली, उसे जलाया और एक कश लिया। हर किसी का अपना तरीका होता है और हाँ, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। सना कपूर ने यह दृश्य देखा और अचानक धीरे से बोली, तुमने धूम्रपान करना कब सीखा? ध्रुव ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, अपनी उंगलियों से सिगरेट को दबाया, सना कपूर की तरफ देखा और फिर कहा, कई साल हो गए, क्या बात है? सना कपूर को अचानक थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। एक पल के लिए झिझकी और फुसफुसाते हुए बोली, यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए कम धूम्रपान करें। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी और अपनी आंखों में एक अजीब नजर के साथ अमेलिया सू को देखा। सना कपूर ने ध्रुव की नजर से नजर मिलाई और अनजाने में उसकी स्कर्ट के कोने को चुटकी से दबाया। ध्रुव जानता था कि यह सना कपूर की घबराहट का संकेत था, लेकिन वह नहीं जानता था कि सना कपूर क्यों घबरा रही थी। सना कपूर ने अपनी स्कर्ट को घुमाया और अंत में झिझकते हुए कहा, पिछले 3 सालों में तुम कैसी रही हो? ध्रुव ने सिगरेट के बट को चुटकी से दबाया और एक लंबा कश लिया। वह किसी कारण से थोड़ा चिढ़ गया था। वह सना कपूर के इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था। इन बेतुके सवालों ने उसे और भी हैरान और उलझन में डाल दिया। वह ऐसा क्यों पूछ रही है? जब टीवी नाटकों में अलग हुए पुरुष और महिला कुछ सालों बाद फिर से मिलते हैं तो क्या उन्हें उदासीनता से नमस्ते नहीं कहना चाहिए और फिर एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहिए? सना कपूर के कई सवाल और उसका अजीब व्यवहार उसे वाकई उलझन में डाल रहा था। उसने भौहें सिकुड़ी और धुआं छोड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद ध्रुव को पता चल गया कि वह अब और नहीं रुक सकता। ये वास्तव में काफी शर्मनाक था, कम से कम उसके लिए, और उसे यह एहसास पसंद नहीं आया। सना कपूर को देखते हुए उसकी आंखें उदासीन थीं और उसने सना कपूर को थोड़ा सिर हिलाया, जैसे कि नमस्ते कह रहा हो। माफ करना, अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले चला जाऊंगा। ध्रुव मुड़ा और जाना चाहता था। जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, सना कपूर की आवाज उसके पीछे से धीमी सी सुनाई दी, ध्रुव, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? ध्रुव रुक गया। वह मूर्ख नहीं था। उसे सना कपूर की बातों का मतलब समझ में नहीं आया। इस समय जब वह चुप था, सना कपूर के पीछे से कदमों की आहट आई और फिर ठहाका लगा। सना, तुम यहाँ क्यों स्तब्ध खड़ी हो? क्या सोच रही हो? सना कपूर का शरीर थोड़ा कांप उठा और इस समय उसके चेहरे पर भाव थोड़े बदल गए। बेशक उसने सुना कि यह किसकी आवाज थी। ये रजत सिन्हा है। इस समय रजत सिन्हा ने कैजुअल सूट पहना हुआ था, बालों को सावधानी से संवारा हुआ था, चश्मा पहना हुआ था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह सुंदर और प्रतिभाशाली था। उसने एक पल के लिए ध्रुव को अपने सामने नहीं देखा, जो सना कपूर को घूर रहा था। जब उसने सना कपूर को स्थिर खड़े देखा तो उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ सना? मेरे माता पिता प्राइवेट लाउंज में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम? रजत सिन्हा कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव को देखते ही रजत सिन्हा का पूरा शरीर कांप उठा। उनके चेहरे पर पत्थर की लकीरें उभर आईं और वे बोल पड़े, हाँ ध्रुव, तुम मरे नहीं हो। ध्रुव ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और रजत सिन्हा की तरफ देखा। स्कूल में उनके बीच झगड़े होते थे, लेकिन अब समय बदल गया है और रजत सिन्हा से उनकी हैसियत के आधार पर बहस करना वैसा ही है जैसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी किसी छोटे दुकानदार से बहस कर रहा हो। रजत सिन्हा ध्रुव के चारों ओर घूमे, उनकी आंखें ध्रुव को देखती ही रह गईं। अंत में उन्होंने अपने होठों को चटकाया और आह भरी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हमारी क्लास में लगभग सभी को लगा कि तुम मर चुके हो, लेकिन तुम यहाँ ऐसे आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लगा कि यह कोई भूत है। इतना कहने के बाद रजत सिन्हा मुस्कुराए और कहा, तुम पिछले कुछ सालों से क्या कर रहे थे? क्या तुम काम कर रहे थे? ध्रुव ने सिर हिलाया, कुछ और नहीं बताना चाहता था और हल्के से मुस्कुराया, हाँ मैं काम पर गया था। हा 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 हा। रजत सिन्हा अचानक कान से कान तक मुस्कुराए, सना कपूर को गले लगाया और ध्रुव की ओर इशारा करते हुए कहा, सना, तुम देखती हो कि मैंने जो पहले कहा वह सही है। भले ही ध्रुव मरा न हो, वह अभी भी वैसा ही होगा। क्या मैंने सही अनुमान लगाया? सना कपूर ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा और रजत सिन्हा का हाथ धीरे से हटा दिया। रजत सिन्हा की मुस्कान जम गई और उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। तुम बदबूदार कुतिया, मैंने तुम्हें अपने पूर्व प्रेमी से बात करते हुए पकड़ लिया और तुमने मुझे अस्वीकार करने की हिम्मत की। भले ही उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था, रजत सिन्हा ने फिर भी शांति से कहा, सना, बस अपने पुराने सहपाठियों से मिलो और नमस्ते करो। यह मत भूलना कि मेरे माता पिता अभी भी निजी लाउंज में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे दो परिवारों के लिए हमारी सगाई पर चर्चा करने के लिए मिलने का एक बड़ा दिन है, इसलिए चीजों में देरी न करें। उन्होंने सगाई के बारे में चर्चा शब्दों पर जोर दिया। ध्रुव को घमंड से देखा और अपने मुंह के कोने पर मुस्कुराया। वह बस इतना चाहता था कि ध्रुव ये सब सुन ले, ध्रुव को हार मानने पर मजबूर कर दे और सना कपूर को भी पीट दे।
सना कपूर ने अपने होंठ काटे, लेकिन इस समय ध्रुव की ओर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और अंत में फुसफुसाया, मुझे पता है। तो फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते? रजत सिन्हा के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि मुस्कान थोड़ी ठंडी हो गई थी। वह इतना गुस्से में था कि उसके दांत टूटने वाले थे। अप्रत्याशित रूप से सना कपूर ध्रुव से मिली और इतनी देर तक यहाँ खड़ी रही। उन दोनों को अभी भी नहीं पता था कि उन्होंने उसकी पीठ पीछे क्या कहा। इस समय रजत सिन्हा संदेह और ईर्ष्या से भरे हुए थे, लेकिन आकर्षक सना कपूर को देखकर उन्होंने अपने दिल में गुस्से को दबा लिया। सना कपूर ने आखिरकार रुककर या तो जानबूझकर या अनजाने में ध्रुव की ओर देखा। बिना एक शब्द कहे वह मुड़ा और गलियारे के अंत में निजी लाउंज की ओर चला गया। हालांकि रजत सिन्हा वहीं रुका रहा। वह ध्रुव के सामने खड़ा था, ध्रुव को ऊपर से नीचे तक देखा, मुस्कुराया और बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर मुस्कान स्पष्ट रूप से थोड़ी चिढ़ाने वाली और मजाक करने वाली थी। उसने अचानक ध्रुव को ठंडी निगाह से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये नाम के युवक, तुमने पिछले कुछ सालों में बाहर काम करके ज्यादा पैसे नहीं कमाए हैं, है ना? अध्याय 96 में देखना चाहता हूं कि वह वास्तव में कैसा है। ध्रुव ने रजत सिन्हा की ओर देखा। उसकी आंखें एक पल के लिए थोड़ी अजीब थीं, लेकिन अगले ही पल उसने बस सिर हिलाया और शांति से कहा, ठीक है, ठीक है। रजत सिन्हा तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराए, ध्रुव की पोशाक को देखा और खुद को व्यंग्यात्मक रूप से रोक नहीं पाए। हम सभी पुराने सहपाठी हैं, इसलिए मेरे सामने दिखावा करना बंद करो। आत्मसम्मान बेकार है। इतना कहने के बाद रजत सिन्हा ने अपनी जेब से एक बढ़िया सिगरेट का पैकेट निकाला, एक निकालकर ध्रुव की ओर फेंका, होठों को सिकोड़ते हुए, इसे पी लो, मैं तुम्हारी दया के लिए तुम्हें इनाम दूंगा। ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी आंखों में धीरे धीरे मनोरंजन की झलक दिखाई दी। उसने अपना सिर हिलाया, अपनी सिगरेट निकाली और उसे हिलाया, मैं बस अपनी ही सिगरेट पीऊंगा। उसने अपनी जेब से एक अज्ञात सिगरेट का पैकेट निकाला, एक निकाला और उसे खुद ही जला लिया। रजत सिन्हा ने उसकी ओर देखा और उसकी मुस्कान और भी चंचल हो गई, जैसा कि उसने सोचा था। वह अभी भी गरीब है, वह फटे पुराने कपड़े पहनता है और वह केवल ऑफ ब्रांड सिगरेट पीता है। उसकी पीठ सहलाने के बाद रजत सिन्हा ने अपना सिर हिलाया और आखिरकार एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, सना कपूर भी यहाँ नहीं है, इसलिए मेरे साथ यहाँ होने का दिखावा मत करो। ध्रुव ने सिगरेट की राख झाड़ दी, मैंने क्या दिखावा किया? रजत सिन्हा अचानक क्रोधित हो गए, ध्रुव की नाक की ओर इशारा करते हुए गाली दी, क्या तुम नाटक कर रहे हो? तुमने अभी अमेलिया सू से क्या कहा? ध्रुव की आंखें अचानक बहुत ठंडी हो गईं और उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाकर रजत सिन्हा की उंगलियां पकड़ लीं और उन्हें तोड़ दिया। क्लिक, रजत सिन्हा की उंगली टूट गई और उसे दिल दहला देने वाला दर्द हुआ। रजत सिन्हा ने तीखी चीख मारी और दर्द के कारण सीधा नहीं हो पाया। ध्रुव ने ठंडी आवाज में उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम फिर से गाली देने की कोशिश कर रहे हो? तुम? रजत सिन्हा ठंडे पसीने से लथपथ हो गए और दया की भीख मांगने लगे, मुझे पहले जाने दो, मैं तुम्हें अब और नहीं डांटूंगा। ध्रुव ने उसकी ओर ठंडी नजर से देखा और रजत सिन्हा को छोड़ दिया। रजत सिन्हा ने दर्द में उसका हाथ पकड़ लिया और लगभग आंसू बहा दिए। ध्रुव को देखते हुए उसकी आंखें नफरत से भरी हुई थीं और वह बोलने ही वाला था कि अचानक उसने ध्रुव की आंखें देखीं। उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसके दिल में ठंडक सी महसूस हुई। एक पल के लिए उसे बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ध्रुव ने धुआं उड़ाया और ठंडे स्वर में कहा, मैंने सना कपूर से कुछ नहीं कहा, मानो या न मानो। इसके अलावा जब तुम अगली बार मुझसे बात करो तो ज्यादा विनम्र रहना। मुझे पसंद नहीं है कि लोग मेरे सामने बुरे शब्दों का इस्तेमाल करें। ये कहने के बाद ध्रुव ने अपनी सिगरेट बुझाई, पलटा और लिफ्ट की ओर चल दिया। उसके पीछे रजत सिन्हा गुस्से से भड़क उठे। उन्होंने अपनी टाई खींची, उनका दिल गुस्से से फट रहा था और अंत में पीछे से ठंडे स्वर में कहा, मेरा उपनाम यह है, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर तुमने सना कपूर के बारे में कुछ भी सोचने की हिम्मत की तो मुझे तुम्हारे साथ असभ्य व्यवहार करने के लिए दोष मत देना। तुम 3 साल पहले हारे हुए थे और 3 साल बाद भी तुम हारे हुए हो। तुम बस एक तुच्छ प्रवासी मजदूर हो। मैं मालिक हूं और मेरा परिवार एक कंपनी चलाता है। मैं 3 साल पहले तुम्हारा ख्याल रख सकता था और मैं अब भी रख सकता हूं। ध्रुव अपने कदमों में रुक गया और एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने बस अपना सिर हिलाया और लिफ्ट में कदम रख दिया। भूल जाओ, इस तरह के व्यक्ति से बहस करने की कोई बात नहीं है। उसकी वर्तमान स्थिति को लगभग चीन का सर्वोच्च कहा जा सकता है। राजधानी के बीचों बीच बैठे बूढ़े भी उसे देखकर मुस्कुरा उठेंगे। और रजत सिन्हा, उसकी नजर में चींटी या रेत का कण भी नहीं है। अगर मैं रजत सिन्हा की बातों से नाराज होती तो यह वाकई मेरी हैसियत के नीचे होता। होटल के दरवाजे पर कामिनी सिन्हा नाराजगी से भरी हुई थी। ध्रुव के परिवार ने पहले भी प्राइवेट लाउंज में उसकी चमक छीन ली थी, लेकिन उसका अपना परिवार बदनाम था। जितना वह इस बारे में सोचती उतना ही दुखी होती और उसके दिल में असंतोष की लहरें उठती। क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं एक होटल मैनेजर को जानती हूँ? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? इसके अलावा शायद वह उन्हें दिखाने का दिखावा कर रहा था। एक कदम पीछे हटे हुए, अगर हम एक दूसरे को जानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारे परिवार अभी भी गरीब नहीं है? कामिनी सिन्हा ने चुपके से महेश और सुनीता की तरफ देखा। जब उसने उन तीनों को सजे धजे देखा तो उसे और भी अधिक घृणा और दुख महसूस हुआ। इस समय उसने अपनी आंखें घुमाई और अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय सोचा। इसलिए उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ खांसते हुए कहा, अरे अनुज शर्मा, मुझे यहाँ एक कार चाहिए, आकर मुझे ले जाओ। कंपनी की ऑडी एस क्लास जिसकी कीमत 10 लाख रुपए से अधिक है, ले आओ अभी। बेंगलो इंटरनेशनल होटल के सामने। फोन रखने के बाद ध्रुव भी नीचे आ गया। फिर कामिनी ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की और महेश और सुनीता से कहा, भाई ये उसकी भाभी, अब आप वापस कैसे जा रहे हैं? महेश ने कहा, कोई बात नहीं भाई बहन, पहले निकल जाओ, हमारा परिवार टैक्सी लेकर वापस आ सकता है। कामिनी सिन्हा ने जानबूझकर माफी मांगने का नाटक किया। ओह भाई, ये और उनके परिवार, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। हमारा ड्राइवर जल्द ही यहाँ आ जाएगा। वह 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली ऑडी चलाता है, लेकिन मुझे लगता है कि कार में जगह नहीं है। मैं आपको टैक्सी लेने के लिए बहुत परेशान करती हूँ। समझ गया, सॉरी कहते हुए कामिनी सिन्हा के नथुने लगभग आसमान की ओर उठ गए। अभी अभी प्राइवेट लाउंज में मैंने किसी को खो दिया था, लेकिन अब मैं अपना चेहरा वापस पा चुकी हूँ। महेश के परिवार को अपने मोबाइल फोन के साथ टैक्सी लेते हुए देखकर, लेकिन टैक्सी न मिल पाने पर वह अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाए बिना नहीं रह सकी। इस समय एक काली ऑडी वहां से गुजरी और कामिनी सिन्हा चाहती थी कि हर कोई इसे देखे। कार आने से पहले उसने हाथ हिलाया और चिल्लाया, यहाँ यहाँ। कार धीरे धीरे रुकी, ड्राइवर बाहर निकला और सम्मानपूर्वक दरवाजा खोला। कामिनी सिन्हा घमंड से भरी हुई थी और उसने संयोग से ध्रुव को अपने बगल में देखा और उसके दिल में जो दुख था वह अचानक बाहर आ गया। उसने ध्रुव को घूरा और गुनगुनाया, जियाओए, अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो एक कार खरीद लो। एक इंसान के तौर पर तुम्हें जमीन से जुड़ा होना चाहिए। खाने की एक मेज की कीमत बस यूं ही कह दी जाती है। ये हजारों या दसियों हजारों में हो सकती है। आप कह सकते हैं कि यह सैकड़ों हजारों में है, लेकिन ये कार असली है। मेरी कार की कीमत 2 मिलियन है। अगर आप वाकई अमीर हैं तो बस एक कार खरीद लें और लोगों को हंसाएं नहीं।
इस बिंदु पर उसने ध्रुव के हाव भाव को देखा कि क्या ये वही है जो उसने अनुमान लगाया था। ये स्पष्ट था कि टेबल की कीमत बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए ध्रुव ने जानबूझकर होटल मैनेजर के साथ कई उद्धरणों का आदान प्रदान किया। लेकिन ध्रुव के चेहरे पर शांति थी और वह बस हल्के से मुस्कुराया। मुझे पता है, धन्यवाद चाची, मुझे याद दिलाने के लिए। कामिनी सिन्हा के शब्द स्पष्ट रूप से मजाक कर रहे थे और महेश और सुनीता शर्मा गए। सुनीता ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई बहन, हमारे परिवार को इसकी आदत है। टैक्सी लेना सुविधाजनक है। कामिनी सिन्हा कार में बैठी थी, कार की खिड़की से चेहरा दिखाते हुए थोड़ा मजाकिया अंदाज में मुस्कुरा रही थी। क्या टैक्सी लेना सुविधाजनक है या कार नहीं खरीद सकते? जैसे ही ये शब्द निकले, स्थिति बेहद शर्मनाक हो गई। कामिनी सिन्हा ने अपने होंठ सिकुड़े और आंखें मूंद कर कहा, अपने बेटे को ज्यादा ईमानदार बनने दो और रेस्टोरेंट में बेटे की तरह व्यवहार मत करो। कौन जानता है कि वह वाकई काबिल है या सिर्फ दिखावा। अगर वह वाकई काबिल है तो वह कार भी नहीं खरीद सकता। सुनीता के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इस समय ध्रुव ने अचानक शांति से कहा, पापा माँ टैक्सी मत लो, मैं किसी को हमें लेने के लिए भेज दूंगा। महेश ने संदेह से पूछा, ध्रुव आपने हमें लेने के लिए गाड़ी चलाने के लिए किसे कहा? क्या यह उनके लिए सुविधाजनक है? ध्रुव मुस्कुराया, ये सुविधाजनक है पिताजी, यह मेरी अपनी कार है। मैं इसे आजकल अपने दोस्त को चलाने के लिए उधार दे रहा हूँ। मैंने उसे इसे देने के लिए कहा था। ओह ये ठीक है, पिताजी को डर है कि तुम दूसरों को परेशानी में डालोगे। महेश ने सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा, लेकिन कामिनी सिन्हा कार में जोर से हंसी। ओह ध्रुव ने भी किसी को यहाँ चलाने के लिए कहा है, फिर हमें आज ये देखना होगा कि यह किस तरह की कार है। अनुज शर्मा, अभी मत चलाओ, चलो बाद में चलते हैं। हाँ मैडम। कार एक तरफ रुकी और कामिनी सिन्हा ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ ध्रुव के परिवार को देखा। बगल में राजेंद्र सिन्हा ने आह भरी और कहा, जियाओपिंग तुम हर चीज के बारे में इतना परेशान क्यों हो? चलो। कामिनी सिन्हा ने ठंडी नाक से कहा, नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि ध्रुव ने आज कैसे खुद को बेवकूफ बनाया। मुझे लगता है कि होटल में जिस टेबल पर वह बैठा था वह बेकार थी। उसने जानबूझकर मैनेजर से सांठ गांठ करके कहा कि सैकड़ों हजारों की बात करते हैं, देखते हैं कि बाद में किस तरह की कार आती है। अगर यह टूटी हुई कार है तो मुझे उसे डांटने के लिए दोष मत देना। जियाओपिंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लाओ, ये दशकों से मेरा भाई है, तुम चुप रहो। राजेंद्र सिन्हा ने बोलना बंद कर दिया, उनका चेहरा कड़वाहट से भरा हुआ था। इस समय एक काले रंग की रोल्स रॉयस क्लिनन धीरे धीरे सड़क पर आ गई। अध्याय 97 RMB, एक से अधिक कीमत वाली कार मेरी है। कामिनी सिन्हा ने तुरंत अपनी तीखी आंखों से कार को देखा और उत्साह से बोली, बूढ़े सिन्हा देखो, क्या ये क्लिनन नहीं है? क्या इस कार की कीमत 10 मिलियन से अधिक नहीं है? राजेंद्र सिन्हा ने भी कार देखी, उनकी आंखों में ईर्ष्या की झलक थी। अगर आप कुछ विकल्प जोड़ते हैं तो इसकी कीमत 10 मिलियन से ज्यादा हो सकती है। एक कार की कीमत हजारों डॉलर होती है। ये वह कार है जिसे असली अमीर लोग चलाते हैं। कामिनी सिन्हा की आंखों में सितारे चमक रहे थे और उनका चेहरा बेमिसाल आश्चर्य और ईर्ष्या से भरा हुआ था। मुझे आश्चर्य है कि हमारे लॉन्ग हाई परिवार का कौन सा युवा मास्टर यहाँ बैठा है। वह बहुत अमीर है। ये बहुत अच्छा होगा अगर इशिता का बॉयफ्रेंड भी इतना अमीर हो। कामिनी सिन्हा और राजेंद्र सिन्हा की ईर्ष्या भरी आंखों के नीचे रोल्स रॉयस क्लिनन बहुत ही दमनकारी आभा के साथ यहाँ की ओर बढ़ी और धीरे धीरे धीमी हो गई। कामिनी सिन्हा तुरंत हैरान हो गई और बोली, क्या ये कार भी यहाँ देने के लिए है? इस समय रोल्स रॉयस धीरे धीरे ध्रुव के 4 लोगों के परिवार के सामने रुकी। एक ही समय में अनगिनत आंखें इस ओर देख रही थीं। कार का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक आदमी ड्राइवर की सीट से बाहर निकला। जैसे ही वह कार से उतरा, सभी की हैरानी भरी निगाहों के सामने उसने ध्रुव को झुककर सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर ये कृपया कार में बैठ जाए। ध्रुव मंद मंद मुस्कुराया, अपने माता पिता और बहन की ओर देखा जो पूरी तरह से स्तब्ध थे और मुस्कुराते हुए कहा, माँ पिताजी दिया कार में बैठो। महेश और सुन दोनों ही अवाक रह गए। चाहे वे कितने भी मूर्ख क्यों न हो, फिर भी वे पहचान गए कि यह रोल्स रॉयस है। इसके अलावा दिया एक छात्रा है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे जानता है। मेरी समझ से ये कार करोड़ों डॉलर की कीमत की एक दुर्लभ और दुर्लभ लग्जरी कार है। क्या आप उन्हें लेने आए हैं? यूनलिवू कार में बैठ गए, कई लोग मजबूती से बैठ गए। रोल्स रॉयस धीरे धीरे स्टार्ट हुई और यहाँ से चली गई। उनके बगल में कामिनी सिन्हा और राजेंद्र सिन्हा ये दृश्य शून्य में देख रहे थे। जब तक रोल्स रॉयस चली नहीं गई तब तक कामिनी सिन्हा नम पड़ गईं, सीट पर गिर गईं और बुदबुदाईं, राजेंद्र सिन्हा क्या मैंने अभी सही पढ़ा? वह रोल्स रॉयस उनके परिवार को लेने आए हैं। राजेंद्र सिन्हा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, आपने सही पढ़ा, हम वाकई उन्हें लेने जा रहे हैं। कामिनी सिन्हा कड़वी लग रही थी और उन्होंने अपना मुंह खोला। सारे शब्द उनके गले में अटक गए थे और वे बोल नहीं पा रही थीं। राजेंद्र सिन्हा ने धीरे से आह भरी, रोहिणी देसाई कृपया भविष्य में दूसरों को नीचा मत समझना। वे कमजोर होने का दिखावा कर रहे हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं। कामिनी सिन्हा ने अपने होंठ काटे और दूर से रोल्स रॉयस की टेल लाइट्स को देखा। उसके दिल में पछतावा का एक निशान महसूस हुआ। अगले ही पल वह अचानक चिल्लाई, नहीं, मैं अभी इशिता को फोन करती हूँ। मैंने उसे रोहित मल्होत्रा के पास न जाने के लिए कहा था। वैसे राजेंद्र सिन्हा, क्या इस ध्रुव ने पहले इशिता के साथ बेबी किस नहीं किया था? राजेंद्र सिन्हा चौंक गए। हाँ, क्या हुआ? लेकिन क्या आपने नहीं कहा कि आपने शुरू में इसे स्वीकार नहीं किया? कामिनी सिन्हा ने अपने मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और एक एक शब्द कहा, मान लो, मैं अब इशिता को वापस आने दूंगी। उसका ध्रुव के साथ बेबी किस है, मुझे उसे ध्रुव का पीछा करने देना चाहिए। होटल की दूसरी मंजिल पर निजी कमरे में सना कपूर और रजत सिन्हा खिड़की के पास खड़े थे। रजत सिन्हा ने सना कपूर की तरफ देखा, फिर दूर से आती हुई रोल्स रॉयस कार को देखा और कुछ सोचते हुए कहा, सना तुम उस कार को देख रही हो? सना कपूर ने गुनगुनाया, जाहिर तौर पर थोड़ा विचलित। रजत सिन्हा मुस्कुराए और कहा, सना हमें इस तरह की कार को देखने की जरूरत नहीं है। इस जीवन में इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। पूरे बेंगलोर में देखें तो इस तरह की कार चलाने वाले मुट्ठी भर लोग ही हैं। हमें इन लोगों से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, जब तक हम शादी करते हैं मैं तुम्हें उपहार के रूप में एक ऑडी खरीदूंगा। सना कपूर ने रजत सिन्हा की बातें नहीं सुनी और अपनी आंखें दूर से रोल्स रॉयस पर टिकाए रखीं। रजत सिन्हा थोड़ा नाखुश थे। सना, अगर कार दूर है तो देखने के लिए क्या है? सना कपूर ने अपने गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों को काटा और अचानक कहा, रजत सिन्हा मुझे लगता है कि मैंने अभी ध्रुव को उस कार में बैठते देखा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। रजत सिन्हा का चेहरा अचानक काला पड़ गया और उन्होंने दुखी स्वर में कहा, सना ये तीसरी बार है जब तुमने मेरे सामने ध्रुव का नाम लिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या आज उसे देखने के बाद तुम्हारी आत्मा चली गई? सना कपूर का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसने इधर उधर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? तुम्हारे और मेरे माता पिता दोनों यहाँ हैं। मैंने अपनी आत्मा कब खो दी? रजत सिन्हा ने मन ही मन गुस्से को दबा लिया और शांत होने की कोशिश की। तो फिर तुम हमेशा ध्रुव का जिक्र क्यों करती हो? क्या तुम्हें लगता है कि ध्रुव उस कार में बैठ सकता है?
क्या तुम्हें पता है कि उस कार की कीमत कितनी है? कुल मिलाकर 10 मिलियन। तुमने आज ध्रुव को भी देखा, वह फटे कपड़े बीनने वाले भिखारी जैसा लग रहा था। वह पिछले कुछ सालों से बाहर काम कर रहा है। रोल्स रॉयस तो दूर की बात है, वह अपनी जिंदगी में 100,000 रुपए से ज्यादा की कार भी नहीं चला सकता। सना कपूर अचानक बोली, तो ध्रुव यहाँ क्यों दिखाई दिया? क्या वह भी यही खाना खा रहा है? रजत सिन्हा ने व्यंग्य किया, मैंने अभी पूछा। यहाँ वेटर ने बताया कि किसी ने ध्रुव के परिवार को खाने पर आमंत्रित किया है। उसे आमंत्रित करने वाला व्यक्ति रोहित मल्होत्रा था, जो मल्होत्रा के उद्यम का बेटा था। रोहित मल्होत्रा की इस प्रेमिका के माता पिता और ध्रुव के माता पिता कई साल पहले एक साथ काम कर चुके थे। ध्रुव के माता पिता इन लोगों से इस बार ध्रुव के लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए कहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह सिर्फ इस पुराने साथी के सम्मान की खातिर है, अन्यथा उनका परिवार कुछ भी नहीं रहेगा। सना कपूर ने अपने होंठ काटे, उनकी आंखों में समझ की एक झलक दिखाई दी। मैं समझ गया। रजत सिन्हा मुस्कुराए, बस इसलिए सना के बारे में ज्यादा मत सोचो। ये ध्रुव कौन है? वह गरीब और अक्षम है, वह तुम्हारे लायक नहीं है। इसके अलावा तुम उसे लंबे समय से पसंद नहीं करती हो। तुम मेरी औरत हो, चलो जल्द से जल्द सगाई कर लो और शादी कर लो। सना कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ। रजत सिन्हा, ये शब्द कहने के बाद सना कपूर का पूरा शरीर खाली सा हो गया। क्यों? ध्रुव का चेहरा अब उसके दिमाग में आ रहा था। पिछले 3 सालों में क्या मैंने हार मान ली है या मेरा जुनून और गहरा हो गया है? ध्रुव का सामना करते समय मेरा मूड क्यों बदल जाता है? क्या मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ? लेकिन ध्रुव का पहनावा अभी अभी उसके दिमाग में आया। ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी अभी भी गरीब और जर्जर है। सना कपूर ने धीरे से आह भरी, चाहे वो उससे प्यार करे या ना करे, वो फिर कभी उस तरह की गरीबी में नहीं रह पाएगी। अगर वो ध्रुव को वाकई पसंद भी करती है तो भी वो ये स्वीकार नहीं कर सकती कि वो इतना गरीब और जर्जर है। रजत सिन्हा और ध्रुव की तुलना में वो भावनात्मक रूप से ध्रुव को ज्यादा पसंद करती है। लेकिन अगर उसे चुनना होता तो वो रजत सिन्हा को चुनती, किसी और वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि रजत सिन्हा का परिवार अमीर है और वो उसे वो जिंदगी दे सकता है जो वो चाहती है। और ध्रुव आखिर बहुत गरीब था। और यहाँ रोल्स रॉयस, ध्रुव यात्री सीट पर बैठा था और उसका बड़ा भाई और बहन पीछे की सीट पर बैठे थे। दिया की बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य और उत्साह से भरी हुई थीं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह रोल्स रॉयस में बैठी है। महेश और सुनीता के चेहरे पर भी अवर्णनीय आश्चर्य था। उनका बेटा क्या वाकई रोल्स रॉयस से उन्हें ले जा सकता है? लेकिन अगले ही पल महेश के दिल में संदेह पैदा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके बेटे ने उनकी इज्जत बचाने के लिए इसे किराए पर लिया हो? ये सोचकर महेश का शरीर दुखने लगा। वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा ऐसी तुच्छ चीजों में उलझे। वे किसी भी कार में सवारी करने को तैयार थे, चाहे ध्रुव को सबसे खराब कार ही क्यों न मिल जाए, बशर्ते कि वह उनके बेटे को मिल जाए। हाँ, वे सभी तैयार हैं। ये सोचकर महेश अब और नहीं रुक सका और आखिरकार बोल पड़ा, ध्रुव, ये कार कहाँ से आई? क्या तुमने इसे किराए पर लिया है? दिया ने भी फुसफुसाते हुए कहा, भाई, इस कार की कीमत कई मिलियन होगी। ये बहुत डरावनी है। बेंगलोर में ऐसी बहुत कम कार हैं। ध्रुव यात्री सीट पर बैठ गया और मुस्कुराया और अंत में शांति से कहा, माँ, पिताजी, दिया, ये कार मेरी अपनी है। जैसे ही ये शब्द निकले कई लोग चौंक गए और अवाक रह गए। सुनीता थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई और कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा, तुमने कहा था कि यह कार तुम्हारी अपनी है। ध्रुव मुस्कुराया, माँ, पिताजी, दिया, चिंता मत करो। मैंने पिछले कुछ सालों में बाहर बहुत पैसा कमाया है। भविष्य में तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा। मेरी चिंता मत करो। चलो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदता हूँ। अपने माता पिता और बहन के खराब कपड़ों को देखकर ध्रुव को भी कुछ देर के लिए दुख हुआ। जब वह कुछ दिनों के लिए भोजन और आवास के लिए वापस आया तो उसे अपने माता पिता की याद आई, लेकिन उसने कुछ देर के लिए कपड़ों को नजरअंदाज कर दिया। इस समय फोन बज उठा। ध्रुव ने अपना फोन निकाला और कनेक्शन पर नजर डाली। उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। फोन को कसकर पकड़े हुए ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा, फिर से कहो। अध्याय 98 माता पिता आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। रवि वर्मा के चेहरे पर तुरंत ठंडा पसीना बहने लगा और उसने फिर से वही बात दोहराई। ध्रुव कुछ सेकंड के लिए चुप रहा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गया। बस ध्यान दो और मैं बाद में खुद ही इसे संभाल लूंगा। हाँ, ड्रैगन हेड। रवि वर्मा ने सम्मानपूर्वक फोन काट दिया और अपने पैरों को फिर से पटक दिया। उसके चेहरे पर बुराई का भाव था। यदि आप ड्रैगन हेड वाली महिला के साथ छेड़खानी करने की हिम्मत करते हैं तो क्या ये काला सोना मौत की मांग करेगा? ध्रुव यहाँ अपनी आंखें थोड़ी बंद करके बैठा था, जैसे कि वह ध्यान केंद्रित कर रहा हो, लेकिन वास्तव में वह कुछ सोच रहा था। अभी अभी रवि वर्मा ने फोन किया और कहा कि जियांग मुवान का पीछा करने वाले 2 लोगों की दुखद मौत के कारण ब्लैक गोल्ड सोसाइटी ने वास्तव में बेंगलोर में भूमिगत शब्दों में कठोर शब्द कहे हैं, जिसमें कहा गया है कि जियांग मुवान को मार दिया जाना चाहिए और 2 लोगों का बदला लेना चाहिए। ध्रुव के मुंह के कोने पर एक ठंडी चाप थी। काली गुफा गैंग, काली गुफा गैंग, मैं अभी तक तुम्हें ढूंढने नहीं गई पर तुम खुद ही दरवाजे पर आ गए। मैं आज रात तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगी। कार के पीछे सुनीता ने चिंता से पूछा, ध्रुव, अभी तुम्हें किसने कॉल किया? कुछ हुआ था क्या? ध्रुव ने हाथ हिलाया और हल्के से मुस्कुराया, कुछ नहीं माँ, बस एक दोस्त का कॉल था। सुनीता के बूढ़े चेहरे पर मुस्कान उभरी। ध्रुव, अगर तुम्हें कुछ करना है तो जाकर व्यस्त हो जाओ। अपने माता पिता से मत छिपाओ। तुम्हारे माता पिता बस तुम्हारे लिए बोझ बनने से डरते हैं। ध्रुव ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। माँ, तुम क्या बात कर रही हो? हम एक परिवार हैं, कोई भी चीज़ बोझ नहीं होती या नहीं होती। अब जब मैं वापस आऊंगा तो मेरी सबसे बड़ी इच्छा आप दोनों बड़ों का सम्मान करना और अपनी बहन की अच्छी तरह से देखभाल करना है। हमारे परिवार के साथ खुश रहने से बेहतर कुछ नहीं है। सुनीता और महेश ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर राहत की झलक थी और दिया ने भी मुस्कुराकर अपने प्यारे छोटे बाग के दांत दिखाए। लेकिन जब वे तीनों उस ड्राइवर को देखते हैं जो धूप का चश्मा और काला सूट पहने हुए था तो वे थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। इस समय वे अभी भी इस बात को लेकर थोड़े भ्रमित थे कि ध्रुव को ये कार कैसे मिली, लेकिन किसी ने और सवाल नहीं पूछे। उन्होंने अभी अभी ध्रुव के प्रति ड्राइवर के सम्मानजनक व्यवहार को देखा। तीनों का परिवार ध्रुव के बारे में बेहद उत्सुक था, लेकिन सभी जानते थे कि ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में उन्हें बहुत अधिक सवाल नहीं पूछने चाहिए। जल्द ही रोल्स रॉयस क्लिनन पास के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में आ पहुंची। शॉपिंग मॉल सैकड़ों मंजिलों वाला, रत्नजड़ित और शानदार था। ये बेंगलोर का ग्रैंड इंडियन एम्पोरियम था। हलचल भरे शहर के इलाके ने अचानक पीछे की पंक्ति में बैठे 3 लोगों के परिवार को थोड़ा तंग महसूस कराया। सिल्विया लिन ने अनजाने में अपने कपड़ों के कोनों को चुटकी से दबाया और घबराई हुई कार से बाहर देखने लगी। ध्रुव ने ड्राइवर से शांति से कहा, कोई जगह पार्क करो, मैं अपने माता पिता और बहन को कपड़े खरीदने के लिए ले जाऊंगा। ड्राइवर ने सम्मानपूर्वक कहा, हाँ। रोल्स रॉयस ने स्वाभाविक रूप से अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कई लोगों ने तो सड़क के बीच में गाड़ी चलाते हुए फोटो खींचने के लिए अपने मोबाइल फोन भी निकाल लिए। महेश और सुनीता इतने घबरा गए कि उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें। उन्होंने अपना सिर थोड़ा झुका लिया और कार से बाहर देखने में शर्मिंदगी महसूस की। यह नजारा देखकर दिया का चेहरा लाल हो गया, खासकर तब जब कार के बाहर कुछ लोग कार की ओर इशारा कर रहे थे। अंत में सिल्विया खुद को रोक नहीं पाए और फुसफुसाकर बोली, भाई, हम कपड़े खरीदने के लिए कहीं और क्यों नहीं चलते?
ये जगह थोड़ी अनुपयुक्त लगती है। ध्रुव मुस्कुराया। दिया, तुम्हारे लिए क्या उपयुक्त नहीं है? यहाँ चीजें बहुत महंगी होंगी। मुझे यहाँ के कपड़े पसंद नहीं हैं। मुझे अपने घर के पास स्थित छोटे से कपड़ों के बाजार के कपड़े पसंद हैं। ध्रुव के मन में खटास सी आ गई। उसके घर के सामने छोटे से कपड़ों के बाजार में सभी कपड़े सड़क किनारे ठेले पर बिकने वाले थे, जिनकी कीमत 10-20 रुपए से भी ज्यादा थी। वे सुंदर नहीं थे और सिर्फ पहने जा सकते थे। उसने धीरे से कहा, दिया, तुम अब बड़ी हो गई हो। ये वह उम्र है जब तुम्हें सुंदरता पसंद आती है और तुम्हें सजना संवरना सीखना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले कुछ नहीं दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को आज कुछ अच्छा दूंगा। दिया की आंखें थोड़ी लाल थीं। भैया, दिया को अच्छी चीजें नहीं चाहिए। दिया को कुछ भी अच्छा नहीं चाहिए, बस पहन सके। पैसा कमाना आसान नहीं है भैया। अगर पैसा है तो तुम खुद ही बचा सकते हो, तुम्हें भविष्य में शादी करनी पड़ेगी। ध्रुव मुस्कुराया। छोटे मूर्ख, मेरी बात सुनो, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। महेश और सुनीता ने एक दूसरे को देखा और कड़वी मुस्कान दी। वे नहीं चाहते थे कि ध्रुव पैसे बर्बाद करे, लेकिन उन्हें अपने बेटे का हित खराब होने का भी डर था। कार पार्किंग स्थल में खड़ी थी और ध्रुव ने दिया का सहारा लिया और 2 बुजुर्गों और उनके 4 लोगों के परिवार के साथ बेंगलो ग्रैंड इंडियन एम्पोरियम की ओर चल दिया। प्रवेश द्वार लोगों से भरा हुआ था। बेंगलो के सबसे बड़े, सबसे अपस्केल और सबसे शानदार शॉपिंग मॉल के रूप में यहाँ आने वाले 10 लोगों में से 7 अमीर हैं और वे सभी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, किसी ने तुरंत ध्रुव के परिवार को देखा। बूढ़े आदमी के जर्जर कोट, पैच वाली पतलून और फटे जूतों को देखकर किसी ने अचानक भौहें से कुड़ी, कुछ कदम बगल में छिप गए और जल्दी से उनसे कुछ कदम दूर चले गए। थोड़ा और दूर। दिया ने अपने होंठों को कसकर काटा और अपने कपड़ों के कोनों को चुटकी से दबाया। उसे यहाँ चलने में बहुत असहजता महसूस हुई। वह बेंगलो में इस सबसे महंगे और आलीशान शॉपिंग मॉल को सिर्फ एक फोन कॉल से 10 मिनट के अंदर खरीद सकता था। स्वाभाविक रूप से उसे दूसरों की राय की परवाह नहीं थी। हालांकि मेरे आसपास अमीर परिवारों की शानदार पोशाक वाली लड़कियों को देखकर वे नन्ही परियों की तरह लग रही थीं। फिर मैंने अपनी बहन की ओर देखा, जिसका चेहरा सुंदर था, लेकिन वह बदसूरत बत्तख की तरह धूल से लथपथ थी। ध्रुव ने अपने दिल में धीरे से आह भरी और अचानक दिलचस्पी पैदा हो गई जब उसने कुछ ही दूरी पर ऋतु कुमार को देखा। मेरी बहन के लिए कुछ ऋतु कुमार सेट खरीदना सही रहेगा, ये सोचकर उसने सिल्विया दिया का सहारा लिया और स्टोर की ओर चल दिया। सिल्विया दिया ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और अपने आसपास के सभी गहनों को देखा। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने अजीब तरह से कहा, भाई, हम कपड़े खरीदने क्यों नहीं जाते? बस यहीं से खरीदो, जल्दी ही यहाँ आ जाएगा। यहाँ सबसे अच्छे कपड़े मिलते हैं। ध्रुव मुस्कुराया और जल्दी से दिया को स्टोर के दरवाजे तक पहुंचाया। ऋतु कुमार की दुकान बहुत बड़ी थी। दरवाजे पर 2 सुंदर और खूबसूरत चेहरे वाले शॉपिंग गाइड खड़े थे। पहली नजर में उसे दरवाजे के बाहर 4 लोगों का एक परिवार दिखाई दिया। अचानक दोनों क्लर्कों ने भौहें से कुड़ी और स्टोर की तरफ देखा और ध्रुव को उन लड़कियों की धीमी हंसी सुनाई दी जो अभी अभी उनके साथ आई थीं और उनके पीछे पीछे चली गई थीं। इन देहाती लोगों को ऋतु कुमार के दरवाजे पर जाते हुए देखो। ये सच में सच है। ये बहुत मजेदार है। देहाती लोग वाकई देहाती लोग हैं। वे देहाती और गरीब हैं। वे शायद इस ब्रांड को जानते भी नहीं हैं। कुछ बेवकूफ हमारे जैसे ही ब्रांड खरीदना चाहते हैं, लेकिन वे हमारे जैसे ही ब्रांड खरीदना चाहते हैं। ये वाकई अपमानजनक है। आइए देखें कि ये बेवकूफ कितने शर्मनाक हैं। कमर से लिपटी स्कर्ट और चमड़े के बूट पहने कई बहुत ही नाजुक छोटी लड़कियां ध्रुव के परिवार को निर्देश दे रही थीं, बीच बीच में मुंह ढककर, चेहरे पर उपहास और दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ, और यहां तक कि अपने मोबाइल फोन भी निकाल रही थीं। वीडियो बनाओ। ये शब्द स्वाभाविक रूप से दिया के कानों तक पहुंचे। दिया अचानक अपनी गर्दन की जड़ तक शर्मा गया और अपना सिर गहराई से नीचे कर लिया। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, दिया, कभी कभी दूसरों की आंखों और शक्लों पर ज्यादा ध्यान मत दो। अगर तुम बदसूरत शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो ऐसे कचरे वाले लोगों के शब्दों को बस बात समझो और उन्हें नजरअंदाज करो। ध्रुव ने जोर से बोला और उसके पीछे खड़ी लड़कियों ने तुरंत ये सुन लिया और मुस्कुराते हुए चेहरे अचानक बदसूरत और उदास हो गए। लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और गुस्से से चली गईं। कई लोग ध्रुव के ठीक सामने खड़े थे। धूप का चश्मा, सफेद सस्पेंडर्स और ऊंची एड़ी के जूते पहने एक लड़की ने सीधे ध्रुव की नाक की ओर इशारा किया और कोसते हुए कहा, अरे कुतिया, तुमने अभी किसे डांटा? क्या तुम्हारे पास इसे दोबारा कहने की हिम्मत है? अध्याय 99। अध्याय 100। जो भी अमीर है वह मालिक है। लड़कियों ने बहुत ही शानदार और शानदार कपड़े पहने हुए थे। पहली नजर में वे आम लोगों की तरह नहीं लग रही थीं। वे बेहद दबंग लग रही थीं। जैसे ही धूप का चश्मा पहने इस लड़की ने शोर मचाया, कई लोगों ने तुरंत उसकी ओर देखा। सभी उत्साह को देख रहे थे। कई लोगों ने ध्रुव के परिवार की खराब उपस्थिति को देखा और स्पष्ट रूप से उनकी आंखों में घृणा का एक संकेत था। हालांकि कुछ लोगों ने ध्रुव और उसके परिवार की आंखों में थोड़ी सहानुभूति और दया देखी। धूप का चश्मा पहनी लड़की के चेहरे पर नग्न घृणा और तिरस्कार था, खासकर जब वह अपने चेहरे पर घृणा के भाव के साथ अपनी नाक को ढक रही थी। उसे इस तरह देखकर ध्रुव का चेहरा अचानक काला पड़ गया। उसने भौहें सिकोड़ ली और लड़की को घूर कर देखा और ठंडे स्वर में कहा, जाहिर है तुम लोगों ने ही सबसे पहले गाली दी। मेरी सलाह है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और अपने लिए मुसीबत मत खड़ी करो। धूप का चश्मा पहने लड़की ने ये शब्द सुने तो जोर से हंस पड़ी। उसने अपनी बाहें क्रॉस की और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तुम बेवकूफ हो, तुम अभी भी लोगों को धमकाने की हिम्मत करते हो। क्या तुम जानते हो कि कौन है? मैं आज तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। तुम क्या कर सकते हो? मैंने आज तुमसे कहा, तुम ही नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार ही कुतिया है। तुम अभी भी इस जगह पर आते हो। तुम वाकई हमें बदनाम कर रहे हो। अपने आसपास के सभी लोगों से पूछो, कौन चाहेगा कि तुम स्थानीय भिखारी इस जगह पर आओ? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा स्तर क्या है? जब ये वाक्य सामने आया तो कई लोगों ने इशारा करते हुए आवाजें उठाईं। इस समय महेश और सुनीता के चेहरे लाल और सफेद हो गए। उन्हें अपने आसपास के लोगों की आंखों में देखकर शर्म आ रही थी। उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और उनके चेहरे जल रहे थे। दूसरे बुजुर्ग की विनम्र नजर को देखिए और फिर सामने वाली लड़की के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव को देखिए। ध्रुव की आंखों में बर्फ की चमक तुरंत चमक उठी। वह अपने माता पिता का अपमान कभी नहीं होने देगा। आंखों में ठंडी चमक के साथ वह एक कदम आगे बढ़ा और कार्रवाई करने ही वाला था। इस समय दिया ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। उसने अपने होंठ कसकर काटे और आंखों में थोड़ा आंसू भरकर कहा, भाई प्लीज दिया, चलो बाहर, कोई उपद्रव न करें। हम लोगों को नहीं मार सकते। अगर तुम किसी को मारोगे तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तुम्हारा आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। ध्रुव स्तब्ध रह गया और जैसे ही वह समझाने वाला था, महेश फुसफुसाया, ध्रुव, आज्ञाकारी बनो और कोई उपद्रव न करो। चलो बस दिखावा करते हैं कि हमने उनकी बात नहीं सुनी। सुनीता इस समय चिंतित होकर आई और ध्रुव का हाथ थाम लिया। उसे डर था कि उसका बेटा आवेग में आकर यहाँ उपद्रव न कर दे। ये जगह बेंगलो ग्रैंड इंडियन एम्पोरियम थी और यहाँ उपद्रव करना गंभीर बात होगी। अपनी दूसरी बड़ी बहन और छोटी बहन के चेहरे पर याचना देखकर ध्रुव को समझ में नहीं आया कि वह क्या सोच रहा है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने कहा, अब जब मैं अपने माता पिता को जान गया हूँ दिया, तो मैं उनके साथ कुछ नहीं करूंगा।
सामने धूप का चश्मा पहने लड़की ने अपने हाथ कमर पर रखे और नाक भान सिकोड़ते हुए बोली, अगर तुमने आज मुझ पर एक उंगली भी उठाई तो मैं गारंटी देती हूँ कि तुम आज इस मॉल से बाहर नहीं निकल पाओगे। ध्रुव ने लड़की की तरफ देखा और उदासीनता से कहा, मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि मेरे माता पिता मेरी बहन के बारे में चिंता करेंगे, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे डरता था। तुम कौन हो? लड़की ने व्यंग्य किया और ध्रुव को ऐसे देखा जैसे वह किसी जोकर को देख रही हो। मुझे सच में समझ में नहीं आता कि कुछ लोग सिर्फ गरीब और कमीने कैसे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इंसान होने का दिखावा करना पड़ता है। ये सचमुच घृणित है। ये कहने के बाद उसने ध्रुव की ओर तिरस्कारपूर्वक देखा, अपने आसपास की लड़कियों की ओर मुड़ी और मुस्कुराई, चलो अंदर जाकर अपना सामान खरीदते हैं। बस यूं ही मान लो कि हम इन गरीब लड़कों के चुटकुले देख रहे थे। ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, तुम किसे गरीब कह रहे हो? धूप का चश्मा पहने लड़की रुकी, पलटी, आंखें घुमाई और मुस्कुराते हुए बोली, बेशक मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ, बेचारी कुतिया। है ना, यहाँ सबसे सस्ते कपड़े की कीमत 7,000 रुपये से ज्यादा है और ऐसे कई कपड़े हैं जिनकी कीमत दसियों हजार या सैकड़ों हजार है। देखो तुम्हारा परिवार कैसे कपड़े पहने हुए है, ये सब कितना हो सकता है? क्या तुम्हारे पास 200 हैं? तुम फिर भी यहाँ चीजें खरीदने आते हो, यह एक मजाक है? हमें देखो, एक कपड़े की कीमत कुछ हजार से ज्यादा है, मेरी पैंट की कीमत 5,000 7,000 है और मेरे जूते की कीमत 9,000 है, तुम इसे अपने जीवन में भी नहीं खरीद सकते। ध्रुव ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम सिर्फ इसलिए महान हो क्योंकि तुम्हारे पास 2 बुरे लोग हैं? ये तुम्हारे बेवकूफों के परिवार से बेहतर है। क्या गलत है? क्या तुम दुखी या अन्याय महसूस करते हो? तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें गरीब कह सकती हूँ। तुम क्या कर सकते हो? लड़की ने अपनी आंखें घुमाई, अपना चश्मा ऊपर किया और कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे या योग्यता नहीं है तो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए दोष मत दो। अगर तुम मुझसे ज्यादा योग्य या अमीर होते तो मैं तुम्हारे जूते चाटती, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। ध्रुव को इस लड़की पर इतना गुस्सा आया कि उसके दांत खुजलाने लगे, खासकर जब उसने इस घमंडी चेहरे को देखा तो उसके हाथ खुजलाने लगे। लेकिन इतने सारे लोगों के साथ उसके जैसे वयस्क आदमी के लिए इस लड़की पर हमला करना थोड़ा बुरा होगा, क्योंकि यह उसकी पहचान का नुकसान होगा। ये सोचकर उसने व्यंग्य किया, ठीक है, तुम पैसे के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो, है ना? मैं आज तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करूंगा, बाद में अपने जूते चाटने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर ध्रुव ने दिया को सीधे ऋतु कुमार स्टोर की ओर खींचा, दोनों बुजुर्गों की ओर मुड़ा और कहा, माँ तुम और पिताजी भी अंदर आओ। आज मैं तुम्हारे बेटे के लिए जो चाहोगी खरीदूंगा। सुनीता ने बाहर से स्टोर में रखी चीजों पर नजर डाली और एक नजर डालते ही उसके पैर कमजोर पड़ गए। कीमत इतनी ज्यादा थी कि वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वह कुछ और कहना चाहता तो ध्रुव ने दिया को अंदर खींच लिया था। वह और महेश एक दूसरे को देखते रहे, उनके चेहरों पर कड़वाहट और बेबसी का भाव था। सिर हिलाते हुए उन दोनों ने आह भरी और ध्रुव के पीछे पीछे अंदर चले गए। पीछे धूप का चश्मा पहने लड़की ने अपने साथियों को देखकर ठंडी मुस्कान दी और कहा, चलो हम भी अंदर चलते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि आज ये बेवकूफ क्या मुसीबत खड़ी कर सकता है। उसके बगल में खड़ी जुड़वा पूंछ और सेक्सी जेके वर्दी वाली एक लड़की ने कहा, बहन चैनहान, मुझे इस लड़के के बारे में थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? वह इतना आत्मविश्वासी है, भले ही उसके पास पैसे न हो, क्या वह सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा है? तुम सिर्फ दिखावा कर रही हो। क्या तुम नहीं जानती कि लोग जितने गरीब होते हैं वे उतना ही बेहतर दिखावा करते हैं? चलो हम भी अंदर चलते हैं, मैं आज इस बेवकूफ को बेवकूफ बना दूंगी। कॉलेज की वर्दी पहने लड़की ने जानबूझकर मजाक किया, तुम उसे ज्यादा जोर से नहीं धकेलोगी, है ना? जब समय आए तो सावधान रहना और उसे ज्यादा जोर से धक्का देना, वह तुम पर हमला कर देगा। नताशा के चेहरे पर तिरस्कार का भाव दिखाई दिया, क्या तुम मुझ पर हमला करोगी? क्या वह इसके लायक है? मैं भी तो बाहर ही घूम रही हूँ। क्या तुम भूल गई हो कि जिस गॉड ब्रदर को मैंने अभी अभी पहचाना है वह एक गैंगस्टर है? वह काली गुफा गैंग में है, वह अभी भी बॉस है। क्या काली गुफा गैंग लॉन्ग हाई के सबसे मजबूत गैंग में से एक नहीं है? बहन मल्होत्रा खान, तुम्हारा एक भाई भी इस गैंग में है। ये वाकई आश्चर्यजनक है। कई लड़कियां छोटी थीं और स्कूल में पढ़ती थीं। इसके अलावा इस आयु वर्ग के लोग बेहद विद्रोही और अभिमानी होते हैं और वे समाज के गुंडों की प्रशंसा भी करते हैं। एक पल के लिए नताशा को देखकर कई लोगों की आंखें चमक उठीं। नताशा के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। अपने हाथ की एक लहर के साथ वह कई लड़कियों को ऋतु कुमार स्टोर में ले गया। बाहर की हलचल को देखने वाले लोगों का एक समूह वास्तव में एक दूसरे से कानाफूसी करने लगा। उनके चेहरे जिज्ञासा से भरे हुए थे और वे सभी स्टोर के प्रवेश द्वार के चारों ओर इकट्ठा हो गए। वे सभी अंदर की हलचल देखना चाहते थे और देखना चाहते थे कि जर्जर कपड़े पहने इस गरीब लड़के का आत्मविश्वास कहां से आया है। 2 शॉपिंग गाइड जो अभी अभी दरवाजे पर खड़े थे, उनका ध्यान भी ध्रुव पर था। यहाँ तक कि वे भी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि ध्रुव सिर्फ दिखावा कर रहा है या वह वास्तव में अमीर है। एक पल के लिए स्टोर के अंदर और बाहर बेहद चहल पहल थी और सभी का ध्यान ध्रुव पर था। स्टोर में ध्रुव ने दिया को खींचा और अलमारियों की एक पंक्ति के सामने चला गया। कपड़ों की चमचमाती सरनी को देखकर दिया का छोटा चेहरा सदमे से भरा हुआ था। इस समय उसके मन में बस एक ही विचार था, हे भगवान, दुनिया में कितने खूबसूरत कपड़े हैं। वे मेरे घर के पास थोक कपड़ों के बाजार में मिलने वाले कपड़ों से बिल्कुल अलग हैं। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, दिया, मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सा पसंद है और मैं तुम्हारे लिए वही खरीदूंगा। दिया ने अपना मुंह खोला और अचानक अपनी आंख के कोने से कपड़ों पर लगे टैग की कीमत देखी और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, भाई, मुझे यहाँ के कपड़े पसंद नहीं है, चलो बाहर चलते हैं। कहने की जरूरत नहीं है, ध्रुव को अंदाजा हो गया था कि दिया को यहाँ के कपड़े बहुत महंगे लगे। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन एक पोशाक उठाए और उसे बाहर निकाला। सिल्विया दिया की ओर मुस्कुराए और कहा, दिया, तुम्हें ये ड्रेस कैसी लगी? दिया की नजरें तुरंत इस ड्रेस पर टिक गईं और उसकी नम आंखों में ईर्ष्या की झलक दिखाई दी। लेकिन जब उसने इस ड्रेस की कीमत देखी तो वह इतनी डर गई कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सिर्फ एक ड्रेस, कीमत 88,000। कीमत का टैग देखकर दिया को लगा कि कुछ देर के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया और वह इतनी डर गई कि बोल ही नहीं पाई। इस समय पीछे से महेश और सुनीता आए और उन्होंने भी उस पर लिखे नंबर देखे। सुनीता के पैर अचानक कमजोर पड़ गए और उसने कांपती आवाज में कहा, ध्रुव, इस ड्रेस की कीमत वाकई 88,000 है। ध्रुव मुस्कुराया, माँ, तुम्हें भी देखना चाहिए कि क्या कोई कपड़े हैं जो तुम्हें चाहिए। मेरा बेटा उन्हें खरीद सकता है। कपड़ों की कीमत की चिंता मत करो। ध्रुव को देखकर 3 लोगों का परिवार हैरान रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में इतने महंगे कपड़े भी हो सकते हैं। इस समय ध्रुव ने फिर से दिया से कहा, दिया, सिर्फ इसे देखना बेकार है। इसे पहनकर देखो कि यह फिट है या नहीं। दिया ने अपने होंठ काटे, अपनी पलकें नीचे की और अजीब तरीके से कहा, भाई, मुझे ये वाकई पसंद नहीं है। बेहतर होगा कि मैं इसे अब और न पहनूं। ध्रुव एक पल के लिए चुप रहा और धीरे से बोला, दिया, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास इस स्टोव को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, इसकी चिंता मत करो, चिंता मत करो। लेकिन दिया ने ध्रुव की तरफ देखा और ध्रुव के कपड़े देखे। उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। अगर वह वाकई अमीर था तो उसका भाई ऐसे फटे पुराने कपड़े कैसे पहन सकता था?
उसने अपनी आंखों में गहरे स्नेह के साथ ड्रेस को देखा, लेकिन आसमान छूती कीमत ने उसे डरा दिया। ध्रुव ने स्कर्ट उसके हाथों में थमा दी और दिया के हाथ थोड़े कांपने लगे। जब वह हिचकिचा रहा था तो बगल से एक हाथ बढ़ा और ड्रेस छीन ली। अरे बेचारे, तुम बहुत नाटक कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि इस ड्रेस की कीमत कितनी है? क्या तुम इसे खरीद सकते हो? ध्रुव ने पलट कर देखा कि यह नताशा थी। उसकी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है कि तुम इसे खरीद सकती हो या नहीं? मुझे स्कर्ट लाओ। क्या खूबसूरत आइडिया है। मुझे इस ड्रेस से प्यार हो गया है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ध्रुव की भौहें और भी गहरी होती गईं। ये पहली बार था जब उसे किसी महिला से इतनी नफरत हुई थी। इस समय दरवाजे पर खड़ी महिला सेल्स असिस्टेंट भी आ गई। नताशा को ड्रेस हाथ में पकड़े देखकर वह तुरंत मुस्कुराई और बोली, मिस, ये ड्रेस इस सीजन के लिए हमारा नया उत्पाद है। हमारे पास अभी यही है। यह आपके स्वभाव से बहुत मेल खाती है। आप इसे पहनकर देख सकती हैं। नताशा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं अभी इसे आजमाती हूँ। ध्रुव ने सेल्स असिस्टेंट को देखा और भौहें सिकोड़ ली। हमें ये ड्रेस पहले मिली है। चाहे इसे पहनकर देखें या खरीदें, हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। आपका क्या मतलब है? सेल्स असिस्टेंट ने ध्रुव को ऊपर से नीचे तक देखा, अपनी बाहें क्रॉस की और उदासीनता से कहा, माफ करना, ये ड्रेस बहुत महंगी है और इस पर दाग नहीं लग सकता। ये कहने के बाद उसकी आंखें जानबूझकर दिया की ओर देखने लगी। उसकी भौहों के बीच घृणा का भाव था। ध्रुव के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। ऐसा लगता है कि वे वास्तव में एक ही तरह के लोग हैं। वे दूसरों को नीची नजर से देखते हैं। ठीक है, जो अमीर है वह बॉस है ना? सेल्स असिस्टेंट ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, क्या गड़बड़ है? अच्छा अच्छा अच्छा। ध्रुव ने लगातार 3 अच्छे शब्द कहे, फिर बिना कुछ कहे उसने दिया की ओर देखा और कहा, दिया, आज एक एक करके कपड़े देखो। जो तुम्हें अच्छा लगेगा हम खरीद लेंगे। हम यहाँ सब खरीद भी सकते हैं। सेल्स असिस्टेंट हंसा और व्यंग्यात्मक ढंग से बोला, सर, बेहतर होगा कि आप बकवास करना बंद करें और लोगों को हंसाएं। नताशा ने शांति से कहा, इन 2 लोगों की चिंता मत करो। वे यहाँ सिर्फ परेशानी खड़ी करने आए हैं। मैंने इनमें से बहुत से लोगों को देखा है। उन्होंने यहाँ सारे कपड़े भी खरीदे हैं। मैं सच में डींग मारने से नहीं डरती। स्टोर के बाहर बहुत से लोगों ने ध्रुव की बात सुनी और अचानक भीड़ में कुछ हंसी आ गई। अब उनकी नज़र में ध्रुव सिर्फ दिखावा करने वाला है, जिसके पास कोई योग्यता नहीं है, लेकिन वह दिखावा करना चाहता है। लोगों का एक समूह ध्रुव की ओर इशारा करके इस बारे में बात करने लगा। बिक्री सहायक ने आधे मन से मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद सकते हैं, सर। यहाँ सारे कपड़े खरीदने की बात तो दूर, जब तक आप कुछ कपड़े खरीद सकते हैं, मैं आज जो भी आप मुझसे करवाना चाहें कर सकता हूँ। ध्रुव ने सिर हिलाया, ठीक है, मेरी एक विनती है। घुटनों के बल बैठो और मेरे जूते चाटो। वह एक चाटती है और तुम भी एक चाटो। नताशा और बिक्री सहायक दोनों के चेहरे जम गए। सेल्स असिस्टेंट का चेहरा उदास था। वह एक पल के लिए झिझका, अपने पैर पटकते हुए गुस्से से बोला, हाँ, जब तक तुम इसे खरीद सकते हो। लेकिन अगर तुम इसे नहीं खरीद सकते तो कृपया हमारे जूते चाटो। ध्रुव के होंठ एक व्यंग्य में मुड़ गए। ठीक है, रुको। बिना कुछ कहे उसने सीधे दिया को अंदर खींच लिया। दिया, क्या यह अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही दिया ने 2 शब्द कहे, ध्रुव ने सीधे कपड़े उठाए और दूसरे की ओर इशारा किया, ये कैसा है? ये ठीक है। ध्रुव ने उसी हरकत में अपने कपड़े उतार दिए। ये कहाँ है? ध्रुव ने कपड़ों की कतारों को देखते हुए पूछा। यह अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बहुत महंगा है। ध्रुव मुस्कुराया और बिना कुछ कहे कई आइटम नीचे उतार दिए। अंत में मैं दिया के साथ खरीदारी करने गया और 17 या 18 कपड़े चुने। मैं बड़ी मुश्किल से उन सबको दोनों हाथों से पकड़ पा रही थी। दिया ने बड़ी चिंता से ध्रुव की ओर देखा। क्या वाकई उसके भाई के पास बिल भरने के लिए पैसे थे? सिर्फ इन दर्जन भर कपड़ों की कीमत कम से कम 600,000 से 700,000 रुपये है। क्या ध्रुव इसे खरीद सकता है? इस समय पीछे से नताशा ने व्यंग्य किया, तुम बेचारे फिर से अमीर बनने का नाटक कर रहे हो। ये बहुत मजेदार है। कृपया उसका कार्ड स्वाइप करके देखो कि उसके पास पैसे हैं या नहीं। उसके बाद नताशा ने भी कुछ कपड़े चुने। ये कपड़े महंगे थे और वह भी जितने चाहती थी उतने नहीं खरीद सकती थी। उसने कुछ सेट चुने और फिर ध्रुव का पीछा किया कि वह दिन का अंत कैसे करेगा। कई लोग कैशियर के पास गए और बिक्री सहायक ने उदासीनता से कहा, चेक आउट करो और मैं देखूंगा कि तुम इसे कैसे करते हो। ध्रुव ने धीरे से अपनी जेब से एक काला कार्ड निकाला और उसे लापरवाही से बार पर फेंक दिया। इसे स्वाइप करो। कार्ड पर कुछ भी नहीं था। नताशा ने तुरंत व्यंग्य किया और कहा, मुझे सच में लगा कि तुम्हें कोई भरोसा है। ये पता चला कि यह सिर्फ एक फटा हुआ कार्ड है जिसे किसी बैंक ने प्रिंट भी नहीं किया है। ये कबाड़ है। ध्रुव ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, ऐसा नहीं है कि मैं प्रिंट नहीं करता, बल्कि ऐसा है कि तुम जानने के योग्य नहीं हो। नताशा जोर से हंस पड़ी। तुम मस्त होने का दिखावा कर रही हो, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। नताशा के इशारे पर सेल्स असिस्टेंट ने कार्ड उठाया और उसे पोज मशीन में स्वाइप किया। अगले ही सेकंड पोज मशीन पर नंबरों की एक लाइन प्रदर्शित हुई। जिस क्षण उन्होंने ये नंबर देखा, नहीं, एक सेकंड में नताशा और सेल्स असिस्टेंट के हाव भाव बदल गए और वे ऐसे जम गए जैसे कि वे डर गए हों। थोड़ी देर बाद नताशा ने मुश्किल से निकला पोज मशीन को घूरा और अपनी आवाज में कांपते और अविश्वास के भाव के साथ कहा, ये कितने नंबर हैं? क्या मैं चकित हूँ। अध्याय 101 मुझे चाटो। सेल्स असिस्टेंट की आंखें भी खुली थीं। उसका चेहरा सदमे और अविश्वास से भरा हुआ था। पोज मशीन पर प्रदर्शित संख्या 9 अंकों की निकली। वे दोनों पूरी तरह से स्तब्ध थे। 9 अंक यानी 100 मिलियन। बेंगलों में कितने लोग सैकड़ों मिलियन बैलेंस वाला कार्ड रख सकते हैं? आपको पता होना चाहिए कि यह कोई संपत्ति नहीं है, यह एक बैलेंस है, यह असली कैश फ्लो है। करोड़ों की संपत्ति वाले बॉस के पास सिर्फ 1 मिलियन का कैश फ्लो हो सकता है। नताशा ने ध्रुव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भाव बार बार बदल रहे थे और उसकी सांस लगभग फूल रही थी। ध्रुव ने इस समय उदासीन नजरों से नताशा और सेल्स असिस्टेंट को देखा और उदासीनता से कहा, क्या पर्याप्त पैसे हैं? शब्दों में भारी दबाव था जिससे दोनों कांप उठे। सेल्स असिस्टेंट की सांस और भी फूल रही थी, मानो उसके दिल पर कोई बहुत बड़ा पत्थर भारी हो। उसका चेहरा राख जैसा था और ध्रुव की ओर देखती उसकी आंखें हैरान और भयभीत थीं। मेरे सामने इस बेहद गरीब दिखने वाले आदमी की पृष्ठभूमि क्या है? मैंने आज किसका अपमान किया? आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का व्यक्ति आपको सिर्फ एक वाक्य से बेंगलों में रहने में असमर्थ बना सकता है। ये सोचकर सेल्स असिस्टेंट के हाथ पैर वास्तव में थोड़े कमजोर महसूस हुए। उनके पीछे दिया और ध्रुव के माता पिता के चेहरों पर धीरे धीरे जिज्ञासा का एक संकेत दिखाई दिया। उन्होंने अभी पोज मशीन पर प्रदर्शित संख्याओं पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन सेल्स असिस्टेंट और नताशा के चेहरों पर भाव देखकर उन्हें स्पष्ट रूप से कुछ अंदाजा हो गया था। वृद्ध दंपत्ति की आंखों में राहत का स्पर्श था। ऐसा लग रहा था कि उनका बेटा वास्तव में सक्षम है। वे पहले भी ध्रुव के बारे में चिंतित थे, लेकिन अब वे गर्व महसूस कर रहे हैं। ध्रुव ने अपने सामने 2 लोगों को देखा। उसकी आवाज पहले से अधिक गहरी थी और उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके पास पर्याप्त पैसा है? बस। ध्रुव के शब्द उन दोनों के दिलों में वज्रपात की तरह थे। नताशा का शरीर जोर से कांप रहा था और उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था।
ये सेल्स असिस्टेंट लगभग डर गई थी और उसके आंसू बहने वाले थे। कांपते हाथों से उसने झुककर कार्ड ध्रुव को थमा दिया। उसका छोटा सा चेहरा डर से पीला पड़ गया था। ध्रुव ने कार्ड लिया और अपने बगल में नताशा को देखा। नताशा का चेहरा पीला पड़ गया था और उसने गहरी आशंका के साथ ध्रुव को देखा। ध्रुव को अपनी ओर देखते हुए देखकर वह कांप उठी और कांपते होंठों से बोली, लॉन्ग हाई में बहुत कम लोग हैं जो इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। तुम ध्रुव ने कार्ड लहराया और कहा, मैं कौन हूँ, इसकी चिंता मत करो। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश नहीं कर रहे हो जिसके पास ज्यादा पैसा है? चलो प्रतिस्पर्धा करते हैं। नताशा के घुटने कमजोर पड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। वह ध्रुव से कैसे तुलना कर सकती थी? ये सच है कि उसके परिवार के पास कंपनी चलाने से थोड़ा पैसा है और वह अमीर और सुंदर मानी जाती है। उसके माता पिता दोनों पोस्ट मासेराटी चलाते हैं, लेकिन ध्रुव के मुकाबले उसके अपने 10 घर भी इस तक नहीं पहुंच सकते। इस कार्ड में बैलेंस भी उनके परिवार की सांस फूला सकता है। पहले नताशा को लगता था कि उसके कार्ड में 10 लाख से ज्यादा होने पर वह पहले ही सब कुछ साफ कर सकता है, लेकिन ध्रुव के सामने उसे पहली बार इतनी छोटी सी अनुभूति हुई। बाहर के लोगों ने अंदर का ये नजारा देखा और वे सभी चौंक गए। शुरू में लोगों का एक समूह ध्रुव के चुटकुलों के बारे में बात कर रहा था और उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अब वे अचानक चुप हो गए और कोई भी नहीं बोला। अंत में भीड़ में से किसी ने बड़बड़ाया, क्या वह लड़का सचमुच अपना भद्दापन छुपा रहा है? उसने सामने बैठी लड़की को इतना डरा दिया कि वह जमीन पर बैठ गई। उसके बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने तुरंत लापरवाही से कहा, मैं तुम्हें बता दूं, वह युवक जानबूझकर चुप रहने का नाटक कर रहा है। उसका आत्मविश्वासी स्वभाव एक अमीर आदमी का स्वभाव है। तुम्हारा स्वाद बस खराब है। लोगों का एक समूह एक दूसरे को देखने लगा, उनमें से कई शर्मा रहे थे। दुकान शांत थी। ध्रुव ने जमीन पर नताशा को देखा और धीरे से कहा, अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है ना? नताशा का चेहरा पीला पड़ गया था और उसने बिना कुछ कहे अपना सिर नीचे कर लिया। ध्रुव ने व्यंग्य किया, अभी अहंकार कहाँ है? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ अमीर लोग हैं? नताशा ने अपने होंठ खोले और आखिरकार कमजोरी से अपना सिर नीचे कर लिया। जब तुम्हें पीटा जाए तो तुम्हें सीधा खड़ा होना चाहिए और अगर तुम कुछ गलत करते हो तो तुम्हें सजा स्वीकार करनी चाहिए। अभी क्या वादा किया था? नताशा के हाव भाव बदल गए। उसने बस ध्रुव के जूते चाटने का वादा किया, लेकिन बाहर इतने सारे लोगों के देखते हुए वह वास्तव में जमीन पर लेटकर ध्रुव के जूते कैसे चाट सकती थी? फिर वह इस जीवन में कभी अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएगी। उसने अपना सिर खड़खड़ाने की तरह हिलाया और सदमे और डर से बोली, क्या तुम कोई और तरीका आजमा सकते हो? क्या तुम जूते नहीं चाट सकते? मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मुझे तुम्हारे कितने पैसे देने हैं? ध्रुव का चेहरा ठंडा हो गया। उसने व्यंग्य किया, नताशा के सामने अपने जूते फैलाए और ठंडे स्वर में कहा, चाटो। नताशा का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने अपने दांत पीस लिए और अपने दांतों के बीच से एक वाक्य निकाला, क्या तुम्हें यकीन है? मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मेरा भाई ब्लैक गोल्ड सोसाइटी का सदस्य है। कृपया मुझे सम्मान दो, हम आज दोस्त बन जाएंगे अगर तुम मुझे सम्मान नहीं दोगे। ओह, ध्रुव अचानक नीचे बैठ गया। नताशा की थोड़ी पकड़ ली, बड़े सफेद दांतों से मुस्कुराया और नताशा को मुस्कुराते हुए देखा, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? नताशा ने अपने दांत पीस लिए और एक एक शब्द कहा, मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ कि तुम अपने काम में संयम रखो और लोगों पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालो। यह अच्छा है। ध्रुव ने नताशा की थोड़ी छोड़ी, सीधा हुआ और खड़ा हो गया। नताशा के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभरी। लगता है तुम्हें काली गुफा गैंग का नाम भी पता है। ऐसा लग रहा था कि उसका भाई जो ब्लैक गोल्ड सोसाइटी का सदस्य था वाकई काम का था और ध्रुव को वाकई डरा रहा था, लेकिन उसके चेहरे से मुस्कान गायब होने से पहले ही एक जोरदार ताकत उस पर हावी हो गई। ध्रुव ने अचानक उसके बाल पकड़ लिए और जोर से नीचे धकेल दिया। नताशा चीख पड़ी। उसके सिर में दर्द होने लगा और उसका खुला मुंह तुरंत ध्रुव के जूतों से सट गया। मुझे चाट कर साफ कर दो। ध्रुव का हाथ बेहद मजबूत था। नताशा ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसका चेहरा जूते के ब्रश की तरह था जिसे ध्रुव उसके जूतों पर पहुंच रहा था। नताशा की आंखें काली हो गईं और उसका सफेद चेहरा बहुत गंदा हो गया। पूरा चेहरा जगह जगह खरोंचा हुआ था और बहुत दुखी लग रहा था। हर कोई स्तब्ध था और बाहर उत्साह देख रही भीड़ चुप थी। स्टोव में दिया और दूसरे बड़े भी ध्रुव को देखकर स्तब्ध थे। वे तीनों स्तब्ध होकर ध्रुव को देख रहे थे। जब बगल में खड़े सेल्स असिस्टेंट ने यह दृश्य देखा तो उसने पहले तो गहरी सांस ली, फिर अगले ही पल उसके दिल में एक बुरा एहसास हुआ और वह जाने के लिए मुड़ा। जाना है। ध्रुव की उदास आवाज उसके कानों में पड़ी। वह कांप उठी और भागने ही वाली थी। एक बड़े हाथ ने सीधे उसकी गर्दन के पीछे से पकड़ लिया और उसके पूरे शरीर को मुर्गे की तरह जमीन पर धकेल दिया। सेल्स असिस्टेंट चिल्लाया और इतना डर गया कि वह चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, कृपया मुझे छोड़ दो। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मैं तुम में से उन लोगों को प्रताड़ित करना पसंद करता हूं जो दूसरों को नीचा दिखाना पसंद करते हैं। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन किसी को नहीं लगा कि वह सच में मुस्कुरा रहा है। उसे सिर्फ अपने पीछे ठंडक महसूस हुई। ध्रुव ने एक स्टूल ढूंढा और बैठ गया। एक हाथ से नताशा के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से सेल्स असिस्टेंट की गर्दन के पीछे चुटकी ली। उसने उन दोनों को अपने जूतों के सामने दबाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था जब तुम उन्हें चाटकर साफ कर लोगे तब यह मामला खत्म हो जाएगा। अगर तुम उन्हें चाटकर साफ नहीं करोगे तो तुम दोनों लेते रहोगे। दोनों जूते के भी हिस्से को चाटने के लिए जीभ बाहर निकालते हुए रोते हुए कहा, मैं गलत था, वो चाटो प्लीज। मैं गलत था। ध्रुव ने संतुष्टि से सिर हिलाया, नताशा की तरफ फिर से देखा और मजाकिया अंदाज में मुस्कुराया, तुम्हारा क्या? नताशा ने उसके होंठ को इतनी जोर से काटा कि उसमें से खून बहने लगा। वह कुछ सेकंड चुपचाप ध्रुव को देखता रहा और बाहर से बोला, मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम इसके लिए पैसे दोगे। मैं तुम्हारी कीमत का इंतजार कर रहा हूँ। ध्रुव लापरवाही से मुस्कुराया और नताशा की आंखें गुस्से से काली हो गईं। ध्रुव को कड़वाहट से देखते हुए उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और जूते के ऊपरी हिस्से को चाट कर दिया। ध्रुव हंसा, उन दोनों को दूर फेंक दिया, खड़ा हुआ और अपने जूते उतार दिए। ये सही है। भविष्य में अपनी बुरी आदतों को सुधारो, नहीं तो मैं एक दिन तुम्हारे लिए आऊंगा जब मेरे जूते गंदे होंगे। नताशा एक तरफ खड़ी थी, उसके मुंह में एक अजीब सा स्वाद था। अंत में वह इसे रोक नहीं सका और उल्टी कर दी। अचानक दुकान में गंध भर गई। ध्रुव ने अपनी नाक को ढंक लिया और अपने माता पिता और सिल्विया दिया को दुकान के बाहर ले गया। लोगों का एक समूह ध्रुव को घूर रहा था जैसे कि उन्होंने कोई भूत देखा हो और ध्रुव के लिए रास्ता बनाने की पहल की। ध्रुव ने भीड़ में मौजूद कुछ लोगों की ओर देखा जो अभी उसके चुटकुले सुन रहे थे। कई लोगों ने तुरंत ही निराशा में अपने सिर नीचे कर लिए और अपने पैरों को ऊपर उठाकर जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ मीटर चलने के बाद पीछे से एक लड़की की आवाज आई, एक मिनट रुको। ध्रुव रुक गया और अपना सिर घुमाया। उसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जो अभी नताशा के साथ जेके काले मोजे पहने हुए थी। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी, क्या हुआ? अपने दोस्त के लिए खड़ा होना चाहते हो? लड़की ने तुरंत अपना सिर हिलाया, अपने छोटे हाथों को मरोड़ा और उसका चेहरा इस पल लाल हो गया। अगले ही पल उसने अपने गुलाबी होठों को काटा और कुछ घबराहट के साथ कहा, क्या आप अपनी संपर्क जानकारी जोड़ सकते हैं?
मुझे लगता है कि आप वह लड़का है जो मुझे पसंद है। लड़की ने आखिरी कुछ शब्द मच्छर की तरह चुपचाप कहे। ध्रुव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसका दिमाग घूम नहीं सका। क्या बकवास है। अध्याय 102 पालक भाई जे के लड़की ने अपने पैरों को पटकते हुए अपनी शर्म को रोकते हुए कहा, मैंने कहा क्या मैं आपकी संपर्क जानकारी जोड़ सकती हूँ। ध्रुव एक पल के लिए उलझन में पड़ गया। मैंने आज तुम्हारे दोस्त को शर्मिंदा कर दिया है। अपने दोस्त का पक्ष लेने के बजाय तुम मेरे पास आकर मेरी संपर्क जानकारी जोड़ना चाहते हो। रिया ने अपने होंठ काटे और गुनगुनाया, यह उसकी गलती है। मैंने उसे पहले ही याद दिलाया था कि तुम जानबूझकर इतने चुप हो सकते हो। अगर उसे यकीन नहीं होता तो उसे जाने दो। ये सुनकर ध्रुव की दिलचस्पी बढ़ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कैसे बताया। अंतर्ज्ञान। ये कहने के बाद रिया ने मुंह बनाया और उम्मीद से कहा, बस अपनी संपर्क जानकारी जोड़ दो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करने का वादा करती हूँ, बस जोड़ दो। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया, माफ करना, कोई दिलचस्पी नहीं है। ध्रुव मुड़ा और दिया और दो बड़ों के साथ चला गया। रिया वहीं जम गई। कुछ देर के लिए ध्रुव की पीठ को देखती रही और अपनी मुट्ठियां भींचती रही। तुमने उसे मना करने की हिम्मत कैसे की। तुम्हें पता है स्कूल में भी अनगिनत लड़कों ने उसका पीछा किया था, लेकिन वास्तव में उसे अस्वीकार कर दिया गया था। ध्रुव की पीठ को देखते हुए रिया ने उसके छोटे छोटे बाघ के दांतों को काट लिया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बस इंतजार करो, हम फिर मिलेंगे। इधर रिया स्टोव में वापस आ जाती है। स्टोव में नताशा असहाय होकर जमीन पर बैठी थी, पूरी तरह से खोई हुई और मानो वह बेवकूफ हो। आज का अपमान इतना बड़ा है कि इसे 20 सालों की शर्म कहा जा सकता है। अपने आसपास की मस्ती को देख रहे कुछ लोगों की आंखों को देखते हुए वह बस जमीन में एक दरार ढूंढकर उसमें रेंगना चाहती थी। रिया आई और जल्दी से कुछ लोगों के साथ उसे उठाने में मदद की। रिया ने पूछा, मल्होत्रा हान, क्या तुम ठीक हो। इसकी चिंता मत करो, वैसे भी सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए आराम करो। नताशा के चेहरे की विशेषताएं अचानक भयंकर हो गईं और वह चिल्लाया, असंभव। यह मामला पारित नहीं किया जा सकता। इस कमीने ने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की। मैं इसे घुटनों के बल पर झुकाकर 1000 बार दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा, ये कमीना। रिया ने सलाह दी, मल्होत्रा हान, मुझे लगता है कि वह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्या चीजें और बड़ी होती जाएंगी। नताशा ने उसके बाल काटे और उसका पहले से सुंदर चेहरा लाल और सूजा हुआ हो गया। उसके चेहरे पर आक्रोश था। मैं अभी अपने भाई को फोन करने जा रही हूँ। जब तक मेरा भाई कार्रवाई करता है मैं इस आदमी की टांगें तोड़ दूंगी। उसके बाद नताशा ने रिया के अनुनय को नजरअंदाज किया, उसका सेल फोन उठाया और कॉल किया। दूसरी तरफ से एक आदमी की हंसी आए, अरे हनी, तुम्हें मुझे कॉल करना क्यों याद आया। नताशा ने जल्दी से आवाज कम कर दी, जाहिर तौर पर यह कहते हुए कि वह सामने वाले आदमी की बहन है। वास्तव में वह गुप्त रूप से सामने वाले व्यक्ति की रखेल है। वैसे तो नताशा के परिवार के पास भी कुछ पैसे हैं, लेकिन नताशा बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती है। महीने का खर्च 20,000 रुपये से ज्यादा है और मेरे माता पिता अब मेरा खर्च उठाने को तैयार नहीं है। इसके अलावा नताशा अक्सर बार में घूमता रहता है और वहाँ उसे कई मिक्स रेस के लोग मिलते हैं। इस तरह मेरी मुलाकात मिक्स सोसाइटी के विकास भाई से हुई। यह विकास भाई ब्लैक गोल्ड सोसाइटी में एक छोटा नेता है और उसे आमतौर पर कॉलेज की छात्राएं पसंद हैं। मैंने पहले भी कई महिला कॉलेज छात्राओं का समर्थन किया है और मैं खुद भी अमीर हूँ। इसके अलावा मिक्स सोसाइटी में कुछ ताकतें होती हैं और कई महिला छात्राएं इस तरह के आदमी को पसंद करती हैं। इस तरह दोनों की मुलाकात हुई। 2-3 मुलाकातों के बाद नताशा ने अपने कपड़े उतार दिए और विकास भाई के बिस्तर पर लेट गई। बाहरी तौर पर नताशा ने दावा किया कि विकास भाई उसका भाई है, लेकिन उनके गुप्त रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं था। उस राजा बाघ की आवाज सुनकर नताशा को अचानक बहुत दुख हुआ और वह चिल्लाई, भाई इस बार तुम्हें मेरे लिए खड़ा होना चाहिए। राजा बाघ महाजोंग खेल रहा था। जब उसने ये सुना तो उसने महाजोंग को नीचे गिरा दिया और घबरा कर बोला, बेबी तुम्हें क्या हो गया है। तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। क्या तुम्हें धमकाया जा रहा है। न केवल मुझे धमकाया गया बल्कि मुझे पीटा भी गया। उस कमीने ने मेरे बाल पकड़ लिए और मेरे सिर को नीचे धकेलकर अपने जूते साफ करने लगा। मैंने कहा कि मेरा भाई ब्लैक गोल्ड क्लब का सदस्य है और उसका कहा कि ब्लैक गोल्ड क्लब कुछ बकवास है। वो भाई तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। विकास भाई ने महाजोंग टेबल को जोर से पटक दिया, खड़े हो गए और चिल्लाए, मेल गोभी से लॉन्ग हाई में ऐसा एक कमबख्त व्यक्ति है। मुझे बताओ उसका नाम क्या है और वह कहाँ है। अगर कोई महिला मुझे मारने की हिम्मत करती है तो मैं अपने आदमियों को लेकर उसे अभी काट डालूंगा। नताशा ने दयनीय भाव से कहा, भाई मैं अभी तुम्हें ढूंढती हूँ और तुमसे इस मामले पर बात करती हूँ। बड़े बाघ की आंखें घूम गईं, कोई बात नहीं प्रिय, फिर आ जाओ। यह अभी भी वही होटल है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने कई दिनों से तुम्हारी चूत नहीं चोदी है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। नताशा शर्मा गई, उसके बगल में बैठी लड़कियों की तरफ देखा और उन्हें सुन लेने के डर से जल्दी से फोन रख दिया। फोन रखने के बाद नताशा के लाल और सूजे हुए चेहरे पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। मेरे भाई ने पहले ही कह दिया है कि उसे आज उस आदमी को टुकड़ों में काट देना चाहिए। मुझे अभी अपने भाई को ढूंढना है और मैं बाद में तुमसे मिलने का समय तय करूंगी। कई लड़कियों ने एक दूसरे को देखा। रिया ने अपने होंठ काटे और कहा, मल्होत्रा हान, मैं तुम्हें ईमानदारी से सलाह देती हूँ। हो सकता है कि वह आदमी सच में चुप रहने का नाटक कर रहा हो। मुझे लगता है कि इस मामले को खत्म कर देना ही बेहतर है। नताशा का चेहरा सख्त हो गया और उसने नाराजगी से कहा, रिया तुम्हारा क्या मतलब है। तुम मेरी तरफ से नहीं खड़ी हो लेकिन तुम उस व्यक्ति के लिए बोलती रहती हो। क्या ये संभव है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। रिया ने तुरंत इनकार कर दिया, मैं तुम्हें कैसे जान सकती हूँ। मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। मुझे डर है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दोगी जिसे तुम्हें नाराज नहीं करना चाहिए। लॉन्ग हाई में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं नाज न कर सकूं। वह कौन है। नताशा ने अपना दांत पीस लिए उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव के साथ, और अगर मुझे सही से याद है तो मैंने अभी स्कूल लंगड़ी लड़की को देखा था। वह हमारे स्कूल की होनी चाहिए। मैं किसी से उसके परिवार की जानकारी जांचवाऊंगी। मैं इस परिवार को बताऊंगी कि मुझे नाराज करने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। नताशा के ये कहने के बाद वह मुड़ा और सीधे विकास भाई को खोजने निकल गया। उसके पीछे खड़ी लड़कियां एक दूसरे को देखती रहीं और सिर हिलाती रहीं। रिया ने भी हल्की सांस ली। मल्होत्रा हान, मैंने वह सब कह दिया जो कहने की जरूरत थी। वह लड़का कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें दोस्त के नाते याद नहीं दिलाया। इस तरफ ध्रुव अपने माता पिता और बहन को लेकर कुछ और दुकानों पर गया। उसने महेश और सुनीता के लिए भी कुछ अच्छे कपड़े खरीदे, लेकिन दोनों बड़े हमेशा मना कर देते। ध्रुव खुद को रोक नहीं सका, लेकिन अंत में उसने भावना, राहत और अनिच्छा के साथ कपड़े स्वीकार कर लिए। अपने माता पिता और बहन को नए कपड़े पहने देखकर वे तीनों बेहतर मूड में लग रहे थे। ध्रुव भी दिल से खुश था। शॉपिंग मॉल के प्रवेश द्वार पर चलते हुए ध्रुव ने अचानक कहा, दिया तुम पहले अपने माता पिता को कार में ले जाओ, फिर मैं कुछ खरीदूंगा। दिया ने ज्यादा नहीं सोचा, सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गई भाई, तो जल्दी से वापस जाओ। मेरे माता पिता और मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ध्रुव ने सिर हिलाया, मुड़ा और मॉल की ओर चल दिया। वह एक जेड कंगन खरीदने जा रहा था। मुझे खास तौर पर याद है कि जब मैं कॉलेज में था तो मेरी मां सुनीता ने अपनी ट्यूशन फीस के लिए कई सालों से पहना हुआ एक सोने का कंगन बेच दिया था।
सुनीता की शादी के लिए यही एकमात्र दहेज था। ध्रुव को हर बार इस बारे में सोचते हुए बहुत ग्लानि होती थी, इसलिए वह सुनीता की क्षतिपूर्ति के लिए एक कंगन खरीदना चाहता था। जल्द ही वह एक ज्वेलरी स्टोर पर पहुंच गया। अंदर जाने के कुछ ही पलों में ध्रुव ने सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कंगन चुन लिया। साफ सुथरी चेकआउट, पैकेजिंग और 2 मिलियन से ज्यादा कंगन खरीदने में 2 मिनट से भी कम समय लगा। जैसे ही वह पैकेजिंग बैग लेकर बाहर निकला, 2 आकृतियां उसके बगल में आ गईं। ध्रुव ने ऊपर देखा, उनकी आंखों से आंखें मिलाईं और धीरे से भौहें सिकुड़ीं। वे रजत सिन्हा और सना कपूर थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आज फिर सना कपूर से मिल पाएगा। ये कहना ही पड़ेगा कि यह एक संयोग था। रजत सिन्हा और सना कपूर ने भी ध्रुव को देखा और वे दोनों दंग रह गए। रजत सिन्हा के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और उसने जल्दी से भौहें सिकुड़ी और ध्रुव को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें ध्रुव के हाथ में रखे पैकेजिंग बैग पर टिकी थीं। अध्याय 103 सना कपूर का कंगन। सना कपूर ने अपने होंठ काटे, उसके चेहरे पर जटिल विचार चमक उठे। कुछ लोगों के बीच का रिश्ता संवेदनशील होता है और इस समय फिर से मिलना कुछ अजीब है। एक पल की खामोशी के बाद सना कपूर ने अपने होंठ काटे और ध्रुव को एक मजबूर मुस्कान दी। हम फिर से मिले। तुम भी मॉल में खरीदारी कर रहे हो? क्या संयोग है? ध्रुव ने कंधे उचकाए। ये संयोग नहीं है, आखिरकार कुछ लोग मुझे देखना नहीं चाहते। ये वाक्य स्पष्ट रूप से रजत सिन्हा को संदर्भित करता है। रजत सिन्हा का चेहरा अचानक काला पड़ गया। उन्होंने ध्रुव को घूरा और ठंडी सांस ली। जब तक तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है, मैं वास्तव में तुम्हें नहीं देखना चाहता। अगर मैं तुमसे मिला तो ये दुर्भाग्य होगा। ध्रुव को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद रजत सिन्हा ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा, ऐसा नहीं है कि मैं बदकिस्मत हूँ, ये जगह बदकिस्मत है। क्या तुम्हारे जैसा गरीब आदमी यहाँ रहने के लायक है? सना कपूर ने रजत सिन्हा का हाथ खींचा और भौहें सिकुड़ते हुए कहा, रजत सिन्हा, हम सब सहपाठी हैं, तुम इतनी तीखी बातें क्यों करते हो? रजत सिन्हा ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, इसमें क्या गलत है? मैं सच कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद उसने सना कपूर की ओर देखा और नाराजगी से कहा, सना, क्या तुम्हें अपने पूर्व प्रेमी पर तरस नहीं आता? सना कपूर का चेहरा पीला पड़ गया। रजत सिन्हा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? रजत सिन्हा ने नाक सिकुड़ी। तो जब मैं उसके बारे में कुछ कह रहा हूँ तो तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? क्या मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सका? सना कपूर का चेहरा पीला पड़ गया। एक पल के बाद उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और चुप हो गई। रजत सिन्हा मजाक में मुस्कुराया, फिर ध्रुव के हाथ में पैकेज देखा और व्यंग्य करते हुए कहा, अरे क्या यह जेड शॉप की पैकेजिंग नहीं है? क्या आप यहाँ जेड खरीदने आए हैं? ये सुनते ही सना कपूर की आंखें चमक उठीं और उन्होंने ध्रुव के हाथ में रखे बैग को देखा। उनकी आंखों में जिज्ञासा और आश्चर्य की झलक थी। इस जेड शॉप में सभी सामान बेहतरीन हैं और कीमतें ऊंची हैं। सबसे सस्ती और सबसे आम चीज़ों की कीमत दसियों हजार डॉलर है। कई चीज़ें सैकड़ों हजारों की हैं और लाखों की चीज़ें कुछ डॉलर में मिल जाती हैं। ध्रुव के पास वाकई यहाँ जेड खरीदने के लिए पैसे हैं। सना कपूर की आंखें चमक उठी। उनकी जिज्ञासा और आश्चर्य और भी तीव्र होता गया और वे सीधे बैग की ओर देखने लगी। ध्रुव ने शांति से कहा, हाँ जेड खरीदो, क्या हुआ? रजत सिन्हा तुरंत हंस पड़े, तुमने अपने थोड़े से पैसे से जेड खरीदने की हिम्मत कैसे की? जेड उच्च वर्ग के अमीर लोग खरीदते हैं, तुम एक निम्न वर्ग के व्यक्ति इस मजाक में क्यों शामिल हो रहे हो? रजत सिन्हा ने कंधे उचकाए, ध्रुव की ओर देखा और आह भरी, मेरा सरनेम ये है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पिछले कुछ सालों में इतने घमंडी हो जाओगे। मेरा अनुमान है कि तुम्हारे बैग में जो जेड है उसकी कीमत हजारों रुपए है। क्या ये सब तुमने पिछले कुछ सालों में कमाया है? रजत सिन्हा ने बोलना समाप्त करने के बाद ध्रुव की ओर इशारा किया और सना कपूर पर हंसे। सना, तुम क्या सोचती हो कि इस तरह का व्यक्ति कितना घमंडी होगा? सौभाग्य से तुम उसके साथ नहीं हो, अन्यथा तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ता। कपूर ने अपने होंठ काटे, ध्रुव के हाथ में बैग को देखा, फिर ध्रुव की ओर देखा और धीरे से आह भरी। अगले ही पल उसने धीरे से कहा, ध्रुव, पुराने सहपाठियों की खातिर मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम विनम्र बनो। मोटा होने का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव ने दोनों लोगों को गाते हुए देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और फिर अपना सिर हिलाया। रजत सिन्हा ने अचानक नाराजगी जताते हुए कहा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मुझे हंसी आती है कि तुम दोनों कितने घमंडी हो। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? तुम इतना कैसे यकीन कर सकते हो कि मेरे कंगन की कीमत दसियों हजार है? ध्रुव के चेहरे पर मजाकिया मुस्कान देखकर सना कपूर दंग रह गई और थोड़ी उलझन में पड़ गई। लेकिन रजत सिन्हा ने व्यंग्य किया, तुम्हारा मतलब है कि तुम अमीर हो गए? मुझे मत बताओ कि तुमने सैकड़ों हजारों की जेड खरीदी। मैं भी सिर्फ कुछ 100,000 ही खरीद सकता हूँ। क्या ये संभव है कि तुम भी खरीद सको? लाखों हजार। ध्रुव की आंखें चंचल थीं। रजत सिन्हा को ऐसे देख रही थी जैसे कि वह किसी जोकर को देख रहा हो। सना कपूर की ओर फिर से देखते हुए ध्रुव मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसे पता था कि अब वह अपने सामने बैठे 2 लोगों के बराबर नहीं रहा। सामने बैठे 2 लोगों को लगा कि उसने छत पर रखी चीजों को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। ये देखकर ध्रुव ने बात करना बंद कर दिया। रजत सिन्हा विजयी व्यक्ति की तरह मुस्कुराए, क्यों, अब और बोलने की हिम्मत नहीं है? मुझे लगा कि तुम शेखी बघारने जा रही हो और कहोगी कि तुम लाखों डॉलर खरीद सकती हो। ये सुनकर सना कपूर ने चुपके से राहत की सांस ली। सौभाग्य से ध्रुव शायद ज्यादा से ज्यादा दसियों हजार जेडाइट ही खरीद सकता था, लेकिन कोई भी दसियों हजार डॉलर खरीद सकता है। उसके दिल में विचार थोड़े जटिल थे और उसका एक हिस्सा नहीं चाहता था कि ध्रुव उससे बेहतर जिंदगी जिए। आखिरकार ये वही था जिसने ध्रुव को धोखा दिया और छोड़ दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अगर ध्रुव अब अमीर होता तो उसके चेहरे पर मार खाने से कितना दुख होता। लेकिन उसके दिल के दूसरे हिस्से में ध्रुव के लिए एक अकथनीय भावना थी, क्योंकि वह शुरू में ध्रुव को पसंद करती थी और ध्रुव के लिए उसके मन में भावनाएं थीं। उसने ध्रुव को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ध्रुव बहुत गरीब था। अगर ध्रुव के पास पैसे होते तो क्या वे दोनों अपने रिश्ते को फिर से नहीं बना पाते? उसे विश्वास नहीं हुआ कि ध्रुव के मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। आखिर ध्रुव ने शुरू में उससे बहुत प्यार किया था और ध्रुव को इस तरह से देखकर उसके आसपास कोई महिला नहीं होनी चाहिए, और अगर है भी तो शायद वे उसकी जितनी अच्छी नहीं है। सना कपूर के दिमाग में 2 विचार उलझे हुए थे और उसके सुंदर, छोटे और नाजुक चेहरे पर जटिलता के भाव दिखाई दिए। ध्रुव को नहीं पता था कि इस समय सना कपूर के दिमाग में क्या चल रहा था। अगर उसे पता होता तो वह वाकई अमेलिया सू से कुछ कहना चाहता, मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत समय पहले से कोई भावना नहीं थी और इसके अलावा तुम अब मेरे लायक नहीं हो। ध्रुव ने इस समय अपने सामने खड़े 2 लोगों को देखा। उसने दिखावा करने के लिए जेड निकालने के बारे में भी नहीं सोचा, क्योंकि वे एक ही स्तर पर नहीं हैं। यह ऐसा है जैसे एक अमीर आदमी अपनी खरीदी हुई लग्जरी कार किसी भिखारी को नहीं दिखाएगा। ध्रुव को ऐसा लगा। उसने अपना सिर हिलाया, पलटा और उन दोनों की ओर देखे बिना चला गया। 2 कदम चलने के बाद अचानक पीछे से सना कपूर चिल्लाई, ध्रुव, जून में ग्रेजुएशन होने वाला है, क्या तुम स्कूल आओगे? ध्रुव एक पल के लिए रुका, लेकिन ये सिर्फ एक विराम था और पीछे देखे बिना चला गया। ध्रुव की पीठ गायब हो गई और सना कपूर थोड़ी खोई हुई थी। उसके बगल में रजत सिन्हा ने भौहें सिकुड़ी। सना, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो कि वह स्कूल आता है या नहीं?
क्या तुम चाहती हो कि वह आए? सना कपूर ने अस्वाभाविक रूप से मुस्कुराया। मुझे बेशक मुझे उम्मीद नहीं है, मैं बस अस्थायी रूप से पूछ रही हूँ। मैं उसे देखना नहीं चाहती। रजत सिन्हा मुस्कुराए। कोई बात नहीं, लेकिन अगर वह नहीं आता है तो कोई बात नहीं। अगर वह आता है तो उसे तकलीफ होगी। यह मत भूलो कि हमारी कक्षा में अमीर दूसरी पीढ़ी ने उसे कैसे परेशान किया था। वह ठीक समय पर आया ताकि उसे फिर से शर्मिंदा होना पड़े। सना कपूर ने अपना मुंह खोला और रजत सिन्हा की ओर देखा। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन अंततः चुप रहना ही उचित समझा। रजत सिन्हा फिर मुस्कुराए और बोले, चलो सना, क्या तुम भी जेड खरीदना नहीं चाहती? चलो दुकान में चलते हैं और देखते हैं। मेरे पिताजी ने आज मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए एक कंगन खरीदने के लिए 2 लाख दिए हैं। 2 लाख? सना कपूर की आंखें चमक रही थीं और उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। उसके चेहरे पर 2 लाली थी और वह रजत सिन्हा को देखकर मीठी मुस्कान के साथ बोली, रजत सिन्हा, तुम बहुत दयालु हो। मैंने कभी इतने महंगे गहने नहीं खरीदे। रजत सिन्हा ने इतनी खूबसूरत सना कपूर को देखा और लगभग दंग रह गए। उन्होंने अपनी छाती थपथपाई और मुस्कुराते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम वाकई सगाई कर चुके हैं और शादी कर चुके हैं, मैं तुम्हें इससे भी बेहतर कंगन खरीदने का वादा करता हूँ, चाहे वह 5 लाख रुपए का ही क्यों न हो। सना कपूर ने मीठी मुस्कान के साथ रजत सिन्हा की बाह थामने की पहल की और दुकान में चली गईं। रजत सिन्हा ने चुपके से आह भरी, धिक्कार है, अमीर होना बेहतर है। देवी ने कंगन खरीदा और खुद ही उसे पोस्ट किया। अगर तुम इसे नहीं खरीदोगे तो तुम्हारा हाथ नहीं थामोगे। ध्रुव के बारे में फिर से सोचते हुए रजत सिन्हा ने अपने दांत पीस लिए और मन ही मन ठंडे ढंग से मुस्कुराया। ध्रुव, ध्रुव, तुम्हारी औरत जल्द ही मेरी हो जाएगी। क्या तुम स्कूल में बहुत मशहूर नहीं हो? क्या स्कूल की सभी लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं करती थीं? तो क्या हुआ, अब जब तुम एक बेचारे कुतिया हो तो कोई भी औरत तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं होगी। मैं तुम्हारी औरत को मरते दम तक चोदूंगा। ये सोचकर सना कपूर और रजत सिन्हा स्टोर की ओर चल पड़े। स्टोर में कई वेटर आपस में बातें कर रहे थे लेकिन किसी ने रजत सिन्हा और सना कपूर का मनोरंजन नहीं किया। रजत सिन्हा थोड़े बदसूरत लग रहे थे और उन्होंने अमेलिया सू को खींच लिया। जैसे ही वह कोई सवाल पूछने वाले थे, उन्होंने अचानक सुना कि उनके बगल में एक वेटर क्या कह रहा है। ये सही है, कौन सोच सकता है कि वह युवक 2 मिलियन रुपए से अधिक का कंगन खरीद सकता है। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे इस पर यकीन नहीं होता। रजत सिन्हा और सना कपूर दंग रह गए और सना कपूर के हाव भाव बदल गए। उनके बगल में बैठे वेटर ने रजत सिन्हा और सूयू को देखा और जल्दी से मुस्कुराया। मुझे माफ करें आप दोनों, क्या आप यहाँ ब्रेसलेट देखने आए हैं? सना कपूर ने भौहें सिकुड़ी और उत्सुकता से कहा, माफ कीजिए, आप किससे 2 लाख से ज्यादा कीमत का ब्रेसलेट खरीदने की बात कर रहे थे? अध्याय 104 भगवान भाई या भगवान भाई। जब वेटर ने ये सुना तो वह तुरंत दिलचस्पी लेने लगा और बोला, अभी अभी एक युवक बाहर गया था। उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे और वह एक अमीर आदमी की तरह नहीं दिख रहा था। लेकिन जब वह अभी स्टोर पर आया तो उसने बिना देखे ही ब्रेसलेट मांग लिया। वह ब्रेसलेट 2 मिलियन से ज्यादा और 3 मिलियन के करीब था, इसलिए मैंने उसे तुरंत खरीद लिया। हमारा स्टोर कई सालों से खुला है और यह पहली बार है जब हमने इतना शांत व्यक्ति देखा है। सना कपूर दंग रह गई और रजत सिन्हा भी चौंक गए। उन्होंने अमेलिया सू की ओर देखा, अपनी लार नीली और कांपते हुए कहा, यह नहीं हो सकता। ध्रुव, है ना? सना कपूर ने अपने दिल में सदमे को सहन किया और वेटर से फिर पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वह कैसा दिखता है और उसने क्या कपड़े पहने हैं? वेटर ने एक मोटा विवरण दिया और सना कपूर पूरी तरह से चौंक गई। वेटर ध्रुव के बारे में बात कर रहा था। एक पल के लिए ये सना कपूर के दिमाग में एक हथौड़ा की तरह मारा गया था और उसका दिमाग भन-भना रहा था। ध्रुव ने अप्रत्याशित रूप से 2 से 3 मिलियन का कंगन खरीद लिया। ये कैसे संभव है? उसके पास पैसे कहाँ से आए? इस समय रजत सिन्हा ने कुछ देर सोचा और भौहें सिकोड़ ली। सना, मुझे लगता है कि ध्रुव के पास इतना पैसा नहीं हो सकता। अगर वह वास्तव में इतना अमीर है तो क्या वह इतना साधारण कपड़े पहनेगा? सना कपूर ने चुपके से सिर हिलाया, इसलिए उसने ऐसा कहा। रजत सिन्हा ने कहा, क्या आपको लगता है कि उन्होंने इसे किसी और के लिए खरीदा है? क्या आपको लगता है कि कोई वयस्क व्यक्ति जेड कंगन बेचेगा और खुद पहनेगा? ये किसी महिला के पहनने के लिए होना चाहिए। क्या ये उनकी किसी कंपनी की महिला बॉस हो सकती है? क्या तुमने उसे इसे खरीदने के लिए कहा था? सना कपूर ने इसके बारे में सोचा और यह असंभव नहीं था, लेकिन अगर ध्रुव के पास इसे खरीदने के लिए वाकई पैसे थे, अगर यह सच में मामला था तो अमेलिया सू ने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। फिर जब मैंने ध्रुव को छोड़ दिया, क्या मैं सिर्फ एक शुद्ध मूर्ख नहीं थी? सना कपूर ने अपने दांत पीस लिए। नहीं, उसे ध्रुव से पूछने के लिए समय निकालना था। पता लगाओ क्या हो रहा है। इधर ध्रुव कार में वापस आ गया और 4 लोगों का परिवार खुशी खुशी घर की ओर भागा। इस समय महेश का सेल फोन बजा और महेश ने इसे उठाया और जवाब दिया। कुछ शब्द सुनने के बाद उसने संदेह से कहा, ध्रुव, दूसरी तरफ के व्यक्ति ने कहा कि वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुमसे फोन उठाने के लिए कहा है। क्या मैं फोन उठाऊं? ध्रुव ने इसे लिया और जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक आदमी का निर्देश स्वर सुनाई दिया। ध्रुव, है ना? ध्रुव ने भौहें सिकोड़ी। हाँ, क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? तूने मुझसे पूछने की हिम्मत की कि क्या हुआ? क्या तूने मेरी बहन को मारा? कौन है तेरी बहन? विकास भाई एक निजी लाउंज में लेटे हुए थे, नताशा को देख रहे थे जो उनके बिस्तर में दबी हुई थी और अपना सिर ऊपर नीचे हिला रही थी और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, नताशा मेरी बहन है, तूने उसे छूने की हिम्मत कैसे की? क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? ध्रुव ने शांति से कहा, मुझे परवाह नहीं कि तू कौन है, क्या हुआ? अगर तूने पादना शुरू किया है तो जल्दी कर। विकास भाई ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा, ठीक है, हिम्मत है। मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूँ और तुरंत वो लोंग विला आ जाना। अगर तुम आधे घंटे में नहीं आ पाए तो मुझे तुम्हारे साथ चाल चलने का दोष मत देना। मुझे तुम्हारे माता पिता और तुम्हारी बहन के बारे में सारी जानकारी है। अगर तुम नहीं आए तो सावधान रहना कि तुम्हारी अपाहिज बहन बाहर गई और फिर से किसी कार की चपेट में आ गई। ध्रुव ने ये शब्द सुने तो उसके शरीर से एक भयानक हत्या का इरादा अचानक बाहर आ गया। उसने धीरे से अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी आंखों में एक खूनी और ठंडी धार चमक उठी। अपने होठों को चाटते हुए उसने धीरे से कहा, ठीक है, वहां मेरा इंतजार करना। तुरंत यहाँ आओ, अकेले यहाँ आओ। अगर तुमने किसी को फोन करने या पुलिस को बुलाने की हिम्मत की तो मुझे चाल चलने का दोष मत देना। फोन रखने के बाद ध्रुव ने सीधे नंबर डिलीट कर दिया। महेश को फोन देते हुए उसकी पिछली मुस्कान उसके चेहरे पर लौट आई। पिताजी, आप पहले वापस जाओ, मुझे बाहर जाने पर कुछ काम है। महेश ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। ध्रुव, पिताजी ने अभी सुना कि फोन पर व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। क्या वह तुम्हें ढूंढ रहा है? ध्रुव मुस्कुराया, कोई बात नहीं, एक पुराने दोस्त ने मुझे ड्रिंक लेने के लिए कहा है। ड्राइवर को सड़क के किनारे रुकने के लिए कहकर ध्रुव कार से बाहर निकला और रोल्स रॉयस फिर से स्टार्ट हो गई। ध्रुव ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कार की ओर हाथ हिलाया। जब कार चली गई तो उसके चेहरे पर फिर से उदासीनता आ गई और उसके शरीर पर आभा एक चाकू की तरह ठंडी हो गई जो बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। अप्रत्याशित रूप से नताशा वास्तव में काली गुफा गिरोह के लोगों को जानती थी और वह काली गुफा गिरोह की तलाश में था। शुरू में उसने नताशा की बात को दिल पर नहीं लिया।
लेकिन वह ये बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सका कि नताशा ने लोगों को उसके माता पिता और बहन की परवाह करने की हिम्मत दी। इसने उसके उल्टे पैमाने को छू लिया है। इस मामले में आइए इस नताशा से भी निपटें। मुंह में सिगरेट दबाए ध्रुव ने टैक्सी ली और सीधा वोलोंग विला चला गया। वोलोंग विला बेंगलोर के उपनगरीय इलाके में डोंगरजियांग नदी के पास स्थित है। आसपास का वातावरण एकांत है, नज़ारा खूबसूरत है, हवा ताज़ा है और यह वेटलैंड पार्कों से घिरा हुआ है। कई अमीर लोग यहाँ विला बनवा रहे हैं। इस आलीशान विला में इस समय विकास भाई ने नताशा पर अपना गुस्सा निकाला था। नताशा का चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया और वह बिस्तर पर नंगी लेटी हुई थी। उसकी लंबी टांगें मटन फैट जैड की गेंद की तरह सफेद हैं और उसका हाव भाव बेहद आकर्षक है। विकास भाई ने नताशा के खूबसूरत नितंबों को छूते हुए भारी सांस ली और अजीब तरह से मुस्कुराए। बेबी, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है और मेरे कौशल में फिर से सुधार हुआ है। मैं तुमसे लगभग मर ही गया हूँ। नताशा की आंखें आकर्षक थीं। उनकी जैड रंग की उंगलियों ने विकास भाई की छाती पर छोटे छोटे घेरे बनाए और उन्होंने नाजुक ढंग से कहा, भाई, मुझे हाल ही में एक बैग पसंद आया है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये बहुत चाहिए। खरीद लो, अगर चाहिए तो। कितने का है? नताशा का चेहरा खिल उठा। उसने नजाकत से मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कीमत 70,000 से 80,000 रुपये है। टिल्डर। विकास भाई ने अपना सिगार मुंह में रखा और नाक से कहा, क्या ये सिर्फ 70,000 से 80,000 रुपये नहीं है? मुझे तो ये बहुत ज्यादा लगा। वह सीधा उठा और पासवर्ड डालने के लिए बेडरूम के कोने में रखी तिजोरी की तरफ चला गया। नताशा ने इधर उधर देखा और चौंक गई। ये बैंक नोटों और सोने की छड़ों से भरा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसने कुछ और भी देखा था, जो पिस्तौल निकला। नताशा ने अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी चीज देखी थी। जब विकास भाई सिगार के पास पहुंचे तो उन्होंने पैसों की कुछ गड्डियां निकाली और नताशा की ओर फेंकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, 1 लाख रुपए। जब तक तुम आज्ञाकारी रहोगी और मेरी अच्छी तरह से सेवा करोगी, पैसे की कोई समस्या नहीं है, प्रिय। नताशा के चेहरे पर उत्साह और मुस्कान थी। मुझे पता है भाई, मैं आपकी सेवा करने के लिए अपने कौशल का अभ्यास अवश्य करूंगा। टिल्डर। विकास भाई हंसे। मैं अगली बार आपका पिछला दरवाजा साफ करूंगा। मैं पिछला दरवाजा आजमाना चाहता हूँ। नताशा कांप उठी।